तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। जो भी स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, लेक्चर 1 देखे थे। और लेक्चर 1 में क्या किया था, तो लेक्चर 1 में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था। और रिप्रोडक्शन में हमने कहाँ तक कर लिया था, तो रिप्रोडक्शन में हम लोग कर लिए थे ह्यूमन का रिप्रोडक्शन जो था आपका मेल और फीमेल वाला, वह हम लोग क्या किए थे, देख लिए थे। आज जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखेंगे। उसके बाद में हार्मोन्स वगैरह पूछता है कि प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, इससे क्या फायदा होता है प्लांट्स को। तो चलिए इससे हम तरह तरह के सवाल को बताते चलेंगे और समझाते चलेंगे, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो इम्पोर्टेंट बात होगी उस बात को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। समय कम है, आपको भी पता है, एग्जाम 2 से 3 दिन बाद है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा और मुद्दे की बात करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। डिफिनेशन को लिखेंगे तो लिखने में क्या होता है, समय ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे पहले ह्यूमन में तो देख लिया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो बात को ध्यान से सुनना। जैसे सबसे पहले देखो, यह हमने बना लिया, इसको हमने बोला पेशियोल। ठीक है, पेशियोल बोला, कोई दिक्कत। उसके बाद में यहाँ पर इसको हमने क्या बोल दिया, तो थैलेमस बोल दिया। थैलेमस का मतलब क्या होता है, थैलेमस का मतलब होता है कि जिसमें फूल होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। और यहाँ से यह देखो, डायग्राम को समझते चलिएगा, मेन इसका डायग्राम ही होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। यहाँ से बीच में इसको हम लोग बोलते हैं एस्टाइल। ठीक है, और यहाँ पर इसको बोला जाता है एस्टिग्मा। ठीक है, यह फूल का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ यह क्या है आपका, तो यह जो है आपका कैलिक्स है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, जिसके पास फ्लावर होगा गुलाब वगैरह का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैलिक्स होता है। अभी फिलहाल में 14 तारीख गई है, तो कैलिक्स आप देख लीजिएगा फ्लावर में होता है। और जस्ट इसी के नीचे होता है रिसेप्टल। ठीक है, रिसेप्टल बोलते हैं, यहाँ पर लिखे, इसको बोलते हैं रिसेप्टल। फूल के नीचे होता है, कोई दिक्कत, इसी को रिसेप्टल बोला जाता है। RECEPTACL होता है रिसेप्टल। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब यहाँ से यह आपका प्लांट्स का पार्ट निकला होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो सुनो, इसको हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट। और यह वाला जो है आपका ओवरी है, स्टाइल है और स्टिग्मा है, सब एक तरफ लिख देंगे। पहले ध्यान से समझते चलिए। यह कैलिक्स हो गया, यहाँ पर ओवरी होता है, यहीं पर दर्शा दिए हैं सबको। सपोज करिए यहाँ पर ओवरी है, कि ताकि दिखे आपको, यह ओवरी है। उसके बाद में यह स्टाइल है और यह स्टिग्मा है। इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। यह होता है आपका मेल पार्ट, कोई दिक्कत। इसको बोला जाता है आपका एंथर। ठीक है, यह सब जो है आपका, यह है एंथर। और इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होता है, कोई दिक्कत। इस एंथर के अंदर क्या होता है, तो पोलन ग्रेन होता है। बोटनी का पार्ट है, ध्यान से समझते चलिए। बोटनी वैसा होता है बायोलॉजी का ब्रांच जिसका अध्ययन हम लोग पेड़ पौधे के बारे में करते हैं, वही बोटनी कहलाता है। थियोफ्रेस्टस इसके फादर थे, कोई दिक्कत। तो यह आपका है पोलन ग्रेन। अब देखो यहाँ पर पॉलिनेशन कैसे होगा, तो सुनो, पॉलिनेशन या फर्टिलाइज कैसे करता है। तो फर्टिलाइज करने से पहले एक रीजन को हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं, तो इसको देखो, पेशियोल को हमने क्या कर दिया, बाहर ले लिया, कोई दिक्कत। यहाँ पर यह आपका थैलेमस है जिसमें फूल होता है। अच्छा, अब देखो, इसको हमने बाहर ले लिया कि ताकि आपको दिखाने में और समझाने में हमको सुविधा हो। इसको हमने बोला था फिलामेंट। ठीक है, इसको बोला है हम लोग एंथर। और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे। अभी जस्ट हमने दिखाया है, तो वह सब बात तो ऊपर लिखे हुए ही है, ध्यान से समझते चलिए थोड़ा सा। यह पोलन ग्रेन है। और उसके बाद देखो, यहाँ से यह जो है ना कलरफुल होते हैं जो फूल, इसको क्लोरा बोला जाता है। CHLORA होता है, क्लोरा। ठीक है, यह रंग बिरंगे होते हैं क्योंकि अपने तरफ अट्रैक्ट करता है छोटे छोटे इंसेक्ट को, कोई दिक्कत। तो यह रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल होता है। क्यों, तो कलरफुल इसलिए होता है ना, कि ताकि यह इंटरेक्ट करे अपने तरफ, जितने सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है उसको अट्रैक्ट करता है फूल। तो उसके बाद में देखो, यह पोलन ग्रेन है। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन है। अब यह पोलन ग्रेन जो है ना, सपोज करो कि तितली यहाँ पे बैठी। ठीक है, बटरफ्लाई, तितली उड़ी बांस पे चढ़ी नहीं, फूल पे बैठी। अब फूल पे बैठने के बाद यहाँ से पोलन ग्रेन को क्या करेगी, वह चूस लेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और यहाँ पर क्या होता है आपका, स्टिग्मा होता है। ठीक है, स्टिग्मा होता है। तो यहाँ से तितली चूस करके
ठीक है, पोलन ग्रेन को लाएगी और यहाँ ओवरी है, ओवरी में कितने अंडे होते हैं, तो टोटल ओवरी में है बाबू यहाँ पर 3 अंडे होते हैं। ठीक है, यह ओवरी में कितना एग होता है, तो 3 एग होते हैं। ध्यान से समझते चलो, ओवरी में टोटल कितने एग होते हैं, 3 एग होते हैं। और यहाँ से पोलन ग्रेन को तितली चूस करके कितने लाती है, तो 2 पोलन ग्रेन को यहाँ पर लाती है चूस करके। यह 2 ठो क्या है, पोलन ग्रेन है। कोई दिक्कत, पोलन ग्रेन है, समझ में आ रही है बात। अब यही पोलन ग्रेन क्या आ जाता है, नीचा आ जाता है। तो एक ठो पोलन ग्रेन, ध्यान से समझते चलो, एक ठो पोलन ग्रेन हो गया, एक पोलन ग्रेन और एक ओवम। ठीक है, इसका ओवरी में 3 ओवम होता है फूल का, तो एक पोलन ग्रेन और एक ओवम मिल करके फर्टिलाइज कर देता है और फर्टिलाइज करके यह जाइगोट बना देता है। कोई दिक्कत, जाइगोट बना देता है। और यही जाइगोट बन गया ना, तो कहा जाता है कि यह फूल में क्या हो गई, फर्टिलाइज हो गई। ठीक है, और इस जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ध्यान से समझिए बात को, खूब पूछता है और यहाँ से इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन, छपेगा ही छपेगा। और पता नहीं कि कौन शिफ्ट में रहेगा आपका, फर्स्ट में रहेगा कि सेकंड में रहेगा, यह मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से आएगा ही आएगा पोलन ग्रेन वाला से। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन कहने का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, कि पोलन ग्रेन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है कहाँ से, तो पॉलीग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा के पास, इसी को कहा जाता है पॉलिनेशन। कोई दिक्कत, और पॉलिनेशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है, आपका एकदम प्यार से समझा रहे हैं इस पार्ट को, जल्दी जल्दी नहीं बता रहे कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बोटनी का पार्ट थोड़ा सा मैं जानता हूं कि बच्चा के लिए टफ बन जाता है। तो पॉलिनेशन में एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सुनो, यह दोनों है क्या। सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि यही एक ही फूल है, जैसे यहाँ पर हम ले लिए रोज का फूल, रोज बोले तो गुलाब। ठीक है, समझ में आई बात। तो रोज आप जो लेना है लीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। तो इस रोज के ऊपर एक हमने सपोज करो कि यह गुलाब का फूल लिया और इस गुलाब के फूल के ऊपर आया तितली और इस पर बैठ करके क्या कर ली, रस को चूस ली, रस नहीं पोलन ग्रेन को चूस ली, और स्टिग्मा इसी फूल के ऊपर, सेम फ्लावर के ऊपर जा करके स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाएगी, तो क्या होगा, फर्टिलाइज तो होगा ही। कोई दिक्कत, तो यदि सेम फ्लावर से हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। कोई दिक्कत, सेल्फ पॉलिनेशन। यदि फ्लावर, सेम फ्लावर का जो फर्टिलाइजेशन है, सेम फ्लावर का जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन वह क्या हो, उसी पौधा में हो जाए, उसी पौधा नहीं, उसी फूल में हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि जैसे कि यहाँ यह रोज का फूल है, ठीक है, गुलाब है, कोई दिक्कत है, यह कैसा है, तो रोज है, गुलाब है। अब यहाँ से पोलन ग्रेन चूस करके तितली, बटरफ्लाई या मक्खी जो भी हो, यह क्या करता है, दूसरे गुलाब के ऊपर जा करके बैठ जाता है। ठीक है, दूसरे गुलाब के ऊपर बैठ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और खूब पूछता है, देखिएगा एग्जाम में, तो इस तरह से चित्र बना देगा, एक यहाँ बना लिए और एक यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, आप सपोज करो कि यह फर्स्ट फ्लावर है और यह सेकेंड फ्लावर है रोज का। अब यहाँ से तितली पोलन ग्रेन को चूस करके और यहाँ पर स्टिग्मा पर आकर के बैठ जाएगी, यहाँ से चूस करके यहाँ पर आके बैठ गई दूसरे फ्लावर पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। जबकि यहाँ पर देखो, इसी पर से पोलन ग्रेन चूस करके और यहाँ पर आकर के बैठ गई, सेम पौधा पर ही, सेम फ्लावर पर ही, जो भी बोलना है बोलो, आकर के बैठ गया, तो यहाँ से भी फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। कोई दिक्कत, तो यह सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पूछता है। ठीक है, पॉलिनेशन भी कई तरह से होते हैं। यदि आपका पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है ना, तो उसको हाइड्रोफिली कहा जाता है। जहाँ जहाँ हाइड्रो वर्ड आते हैं वहाँ वहाँ वाटर होता है। कोई दिक्कत, जैसे कि मान के चलिए कि बरसात हुई, तो बरसात हुई तो पौधा या जो भी आपका फूल हो, एक दूसरे में सट जाएगा, और जब सट जाएगा तो इसका पोलन ग्रेन यहाँ पर आएगा ना, तो देखो कि पानी के द्वारा भी हो सकता है, उसके बाद में अगला आपका हवा के द्वारा भी हो सकता है। कोई दिक्कत, तो हवा के द्वारा होता है तो एनीमोफिली कहलाता है, और पानी के द्वारा होता है ना, तो इसको हाइड्रोफिली कहते हैं। कोई दिक्कत, एक आध दो बात याद रखिएगा पॉलिनेशन में, आप अपने जानकारी के लिए भी, और हो सकता है कि आ जाए तो बता दीजिएगा। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। कोई दिक्कत, तो जो पॉलिनेशन आपका पानी के द्वारा होता है उसको हाइड्रोफिली कहा जाता है, हवा के द्वारा होता है उसको हम लोग एनीमोफिली कहते हैं।
और यह जो है ना आपका, ये तो जानवर के भी द्वारा होता है, हम सब के भी द्वारा हो सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं मोरमाइकोफिली। चींटी के द्वारा होता है तो चिरैटोफिली बोला जाता है। तो यह सब इतना डीप में नहीं पूछेगा। जैसे कि सबसे बड़ा पौधा होता है आपका फूल, रेफ्लेसिया होता है, ठीक है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया होता है, याद रखना बाबू। जनरल नॉलेज तो अभी तुम सबको काम का नहीं है। तो रेफ्लेसिया यह सबसे बड़ा फूल होता है, और यह जो है ना इतना बड़ा फूल होता है, इसमें जो पॉलिनेशन है वह हाथी के द्वारा होता है, ठीक है। हाथी ऐसे आया और अपने सूंड से क्या करेगा, पानी को चूसेगा, और उसके बाद में साथ साथ पॉलन ग्रेन को फिर से दूसरा फूल में जाएगा ना, तो इसी ऐसे लेकर के चूसेगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर भी पॉलिनेशन हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जानवर के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसको बोला जाता है आपका जूफिली, ठीक है। जूफिली बोला जाता है। और छोटे पौधा जो होते हैं ना, छोटे आपका फूल बोल्फिया होता है। यह सबसे बड़ा आपका फूल है रेफ्लेसिया, और छोटा फूल होता है बोल्फिया। इसमें जो है ना आपका पॉलिनेशन बता दे तो छोटे छोटे इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं चिरैटोफिली। और व्यक्तित्व के द्वारा जो होता है ना उसको बोला जाता है मोरमाइकोफिली। तो सिंपल इतना बात नहीं याद रखना है परीक्षा में, आपको केवल पॉलिनेशन याद रखना है कि कैसे पॉलिनेशन होती है। अब यहाँ पर अब सवाल तुम्हारा था कि सर एक पॉलन ग्रेन यहाँ से और एक ओवम मिल करके तो जाइगोट बना दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दो बचा हुआ है क्या, ओवम, और एक बचा हुआ है पॉलन ग्रेन। भाई बाबू ध्यान से समझो, एक जो है आपका पॉलन ग्रेन है बचा हुआ अभी, और दो गो क्या बचा हुआ है, ओवम बचा हुआ है। कोई दिक्कत, तो एक पॉलन ग्रेन और दो ओवम, यह तीन गो हो गया ना, तो यह मिल करके इंडोस्पर्म बना देगा, इंडोस्पर्म। अब इंडोस्पर्म करता क्या है ना, यही जो है ना आखिरी अवस्था में फल के साथ सट जाता है और छिलका का निर्माण करता है। वन पॉलन ग्रेन और वन ओवम मिला तो जाइगोट बोले तो फल बन गया। कोई दिक्कत, सबसे पहले फूल आएगी और फूल से फल बनेगा जाइगोट, और आखिरी अवस्था में क्या करेगा, इंडोस्पर्म जो है ना वह क्या करता है, सट जाता है फल के साथ और छिलका का निर्माण कर देता है, छिलका का निर्माण कर देता है। कुछ ऐसे फल होते हैं ना जिसका निर्माण जो है ना वह ओवरी में होता है। इसको यहाँ पर क्या बोले हैं, इसको ओवरी बोले हैं। तो ओवरी में जिसका फल का निर्माण होता है ना उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं, ट्रू फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। निर्माण कहाँ पे होगा, तो ओवरी में यदि जो फल का निर्माण होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट। और ओवरी के अलावा यदि मान के चलो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इस थैलेमस के पास क्या हो जाता है, आपका निर्माण हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है फल का, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि आपका हो गया कौन सा, एप्पल फॉल्स फ्रूट है। और उसके बाद में एक और सीबीएसई फूड होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, खट्टा मीठा टाइप का लगता है जी, देखो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। सुनो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी हो गया, और उसके बाद में स्ट्रॉबेरी होता है, और उसके बाद में एप्पल। यह दोनों क्या है आपका फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट वैसे नहीं कि गलत फल है, फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है कि वैसा जिसकी जो प्रोडक्शन है ना या फर्टिलाइजेशन ओवरी में नहीं होकर के थैलेमस में हो गया, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और यह आपका है ट्रू फ्रूट। कोई दिक्कत, नारियल वगैरह का छिलका मजबूत होता है क्योंकि आखिरी अवस्था में आपका थैलेमस, ओवरी और इंडोस्पर्म सब एक साथ मिल जाते हैं और उसका छिलका का निर्माण जो करते हैं ना वह मजबूत कर देते हैं। कोई दिक्कत, तो फल भी कई तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, उसके बाद में अगला अनफर्टिलाइज फ्रूट होता है, उसके बाद में पेपरी होता है, पेसिकार्प होता है, मिसोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है। तो यह सब अलग अलग पार्ट है, यह सब कंपटीशन लेवल पर पूछता है जो आपको नहीं पढ़ना है तो एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लीजिए, ठीक है। चलिए सब कुछ ठीक ठाक है, मिटा दे। रिप्रोडक्शन इसमें समझ में आई तो धन्यवाद, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं ध्यान से समझते चलिए, समझ में तो आएगा ही, नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत। चलो फ्लावर्स का कंडीशन हमने बता दिया कि कैसे फल बनता है, कैसे फूल बनता है, ठीक है। कोई कोई बच्चा पत्ता वगैरह के लिए कह देता है ना पढ़ाते समय क्लास में, तो देखो पत्ता का क्या कंडीशन होता है। यह आपका पेसियोल हो गया, ठीक है, पेसियोल हो गया, और यहाँ से देखो
हमने क्या किया, पत्ता बनाया। चित्र में हम बना लेता हूँ, किसी भी तरह का चित्र कहोगे मैं बना दूंगा। चित्र की विचित्र नहीं बनाऊंगा, चित्र बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान से समझो, इसको बोला जाता है मिडरिब, ठीक है, मिडरिब बोला जाता है। और इसको बोला जाता है लीफ मार्जिन, इसको लीफ मार्जिन बोला जाता है। और इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इस पोर्स को बोला जाता है स्टोमाटा, ठीक है। यह आया हुआ सवाल है इसलिए बता रहे हैं। तो पौधा के अंदर गैस एक्सचेंज करने का काम किसका होता है, तो गैस एक्सचेंज करने का काम जो है ना वह बाबू स्टोमाटा का होता है। इसके अंदर गॉड सेल होते हैं, GUARD, गार्ड सेल कोई कोई पढ़ता है, ठीक है। तो यह स्टोमाटा हो गया, समझ में आ रही है बात। सुनो, तो स्टोमाटा क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है, गैस एक्सचेंज करता है। अर्थात पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बाद में ऑक्सीजन को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो कैसे छोड़ता है, इसके पीछे भी रीजन है कि डार्क रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन क्या होता है। हिल नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था, इसीलिए लाइट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। कि कैसे पौधा अपना भोजन बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा देख लो कि कैसे करता है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। की हरा पौधा अपना भोजन जो है ना वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पानी के उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बनाता है। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। वही बात को तो बोले हैं कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सुनो क्या क्या बनाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। एक बाबा थे जो कहे कि गाय जो है ना वह ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, ठीक है। तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई दिक्कत है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में H2O ले लिए, H2O बोले तो पानी, और इसको सनलाइट दे दिए, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। क्लोरोफिल हो गया, यहाँ पर लगा दिए। क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल के कारण जो है ना पौधा का हरा रंग होता है। तो सवाल पूछ देगा कि ग्रीन पिगमेंट ऑफ द फ्लावर ड्यू टू, ठीक है, पौधा या प्लांट्स, फ्लावर नहीं बोलेगा तो प्लांट्स बोलेगा कि प्लांट्स का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और उससे डीप में जाएगा तो इसमें मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। जब यह रिएक्शन करेगा तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, C6H12O6। जो हमसे केमिस्ट्री पढ़ा है उसको पता होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद में ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, क्योंकि पेड़ पौधा हम लोग क्यों लगाते हैं कि ताकि जो है हीट को एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद में हम लोग को क्या दे, तो हम लोग को ऑक्सीजन मिले, ठीक है। हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तथा साथ साथ यह जाइलम और फ्लोएम के भी प्रोसेस को शो करता है। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, पेड़ पौधे में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है यूनिट डायरेक्शन में। यह रूट के द्वारा क्या करता है, जड़ से पानी को लेकर के सूट में छोड़ देता है। एक होता है रूट एपिकल मेरिस्मेंट और एक होता है सूट एपिकल मेरिस्मेंट। जो ऊपर के साइड होता है उसको सूट एपिकल मेरिस्मेंट बोला जाता है, और जो नीचे के साइड होता है जड़ के पास उसको बोला जाता है रूट एपिकल मेरिस्मेंट, रैम। और एक होता है सैम, वही बात बोल रहे थे। और H2O को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो बैलेंस कर लो, बच्चा रट जाता है कि यहाँ पर 6 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ सर 6 लगा दीजिए और यहाँ 12 लगा दीजिए, कोई दिक्कत। बैलेंस हो गई तो यह रिएक्शन को बेहतर होगा कि आपको याद रहना चाहिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत। तो मिटा दें। अब हम लोग देखते हैं, मिटा देंगे, एक साथ मिटा देंगे। समझ लो प्लांट हार्मोन वगैरह को समझ लो कि प्लांट हार्मोन क्या होता है। और यह आखिरी टॉपिक है, इससे बाद आपका सेक्स डिटर्मिनेशन भी एगो है ना, बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाना है, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे, दिमाग से निकल जाएगी ना तो नहीं बता पाएंगे। कैसे लड़का लड़की होता है, ट्विन बेबी वाला थोड़ा सा बता देंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होता है, ठीक है। तो प्लांट्स हार्मोन हो गया, प्लांट्स हार्मोन। अब समझो प्लांट्स हार्मोन जो है ना यह कई तरह के होते हैं। प्लांट्स हार्मोन किताब में दिया होता है और कई बार से देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो प्लांट्स हार्मोन में सबसे पहले होता है जिबरेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन होता है। जिब्रेलिन क्या करता है, तो जिब्रेलिन जो है ना यह वैसा हार्मोन्स है जो जर्मिनेशन करने का काम करता है। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरन, ठीक है। तो पेड़ पौधा के जो हम लोग बोते हैं बीज को, तो बीज में अंकुरन कैसे होता है, तो यह जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा जो है ना वह क्या होता है, अंकुरन होता है। तो जिब्रेलिन हो गया, उसके बाद में ऑक्सिन हो गया सॉरी, ऑक्सिन, OEXYNE, ऑक्सिन, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है, तो यह जो है ना, यह जो आपका पौधा है या प्लांट्स है, इसको सनलाइट के तरफ कौन ले जाता है, ठीक है। सनलाइट यहाँ दिए है ना बाबू फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए, हमको नहीं प्लांट्स को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट की तरफ पौधा को कौन ले जाएगा, तो यही ऑक्सिन हार्मोन जो है ना सनलाइट के तरफ क्या करता है, ले जाता है। तो टुवार्ड्स द सनलाइट लिख दे, टुवार्ड्स द सनलाइट, ठीक है। समझ जाना कि बाद में रिवीजन करने में आपको बेनिफिट होगा। तीसरा, उसके बाद में जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या होता है, तो साइटोकाइनिन जो है ना यह सेल डिवीजन करने का काम करता है। अर्थात जब पेड़ पौधा बढ़ेगा तो बिना सेल डिवीजन के तो बढ़ेगा ही नहीं, सेल डिवीजन तो करना एकदम तय है। तो सेल डिवीजन करने का काम कौन करता है, तो सेल डिवीजन करने का काम जो है ना वह साइटोकाइनिन करता है। और उसके बाद में ड्राउमैटिन होता है, ड्राउमैटिन, ड्राउमैटिन क्या करता है, तो ड्राउमैटिन जो है ना पेड़ पौधे में जो जख्म वगैरह हो जाते हैं उसी को भर देता है। जैसे कि किसी किसी को आदत होता है ना कि जाएगा कहीं पेड़ पौधा के पास और उसके बाद में करेगा क्या ना कि पेड़ पौधा पर अपना नाम लिख देगा और उसके बाद में दूसरा का भी नाम लिख देता है। इतना सब खचरा होता है, समझ में आ रही है बात। तो अपना भी नाम लिख करके चल आएगा और साथ में उसका भी नाम लिख देगा, मेरा प्यार अमर रहे, काश इस सीने में दो दिल होता, एक दिल तेरे धड़कन से धड़कता और एक दिल मेरे धड़कन से, ठीक है। इस तरह से मतलब बात को कोई कोई क्या करता है, लिख देता है। तो खैर उस सबको सैल्यूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको सैल्यूट कर देता हूं। कम से कम आबादी में नहीं होगा नाम तो बर्बादी में तो होगा ही, ठीक है। चलिए अगला, तो ड्राउमैटिन क्या करता है, यह जख्म वगैरह घाव को भर देता है। तो पेड़ पौधा पर कोई जाकर के ब्लेड से नाम लिख देता है तो कुछ सालों बाद जो है ना वह जख्म मिट जाते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई कोई जख्म इतने गहरे होते हैं ना कि नहीं मिटते हैं, समझ में आ रही है बात। तो यह ड्राउमैटिन क्या करता है, उस जख्म को भर देता है। और उसके बाद में अगला आता है फ्लोरिजेन, फ्लोरिजेन, ठीक है। फ्लोरिजेन क्या करता है, या फ्लावर को डेवलप करता है, फ्लावर डेवलप्ड होता है, ठीक है। फ्लावर FLOWER, फ्लावर डेवलप होता है, आदत हो गई उसे घेरने का। फ्लावर को डेवलप कौन करता है, तो फ्लावर को डेवलप जो है ना वो फ्लोरिजेन करते हैं। अर्थात जब पेड़ पौधा से फूल निकलते हैं ना तो किसके द्वारा निकलते हैं, तो फ्लोरिजेन हार्मोन के द्वारा जो है ना या फूल बाहर निकलते हैं, कोई दिक्कत। और फूलों का स्टडी क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ फ्लावर जो है ना वह एंथोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है, कोई दिक्कत। फल का अध्ययन जो है ना कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी कहलाता है। यह सब सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। आइएगा, जिस बच्चा को चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसको सिविल सर्विस की प्रिपेयर करना है हमारे साथ करेगा, कोई दिक्कत तो ध्यान से समझिए बात को। तो फ्लोरिजेन क्या करता है, फ्लावर को डेवलप करता है, ठीक है। इसी के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। फास्फोरस होता है ना, इसमें लिख लो फ्लावर में कौन सा होता है मेटल, कभी कदाल पूछ देगा। तो यह जो है ना फास्फोरस होता है। फास्फोरस के कारण फूल क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, कोई दिक्कत। यह प्लांट्स हार्मोन को हमने दिखा दिया। अच्छा, प्लांट्स हार्मोन तो हो गई, पेड़ पौधे का हाइट को रोकता कौन है, तो एब्सिसिक एसिड जो है ना हाइट को जो है ना हाइट स्टॉप करता है। किसका, प्लांट हाइट जो है ना वह स्टॉप होती है एब्सिसिक एसिड के द्वारा। एब्सिसिक एसिड लिख लीजिए, एब्सिसिक एसिड, सॉरी, एब्सिसिक एसिड के द्वारा क्या होता है, या पेड़ पौधे का हाइट को क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो हम थोड़ी रोकते हैं, पौधा खुद जो है ना वह हाइट को रोक देता है एब्सिसिक एसिड के द्वारा। और नहीं तो मालूम चलेगा कि साइटोकाइनिन जो है ना वह सेल डिवीजन कर रहा है और पेड़ पौधा बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो पेड़ पौधा की एक एक्चुअल हाइट के बाद हाइट नहीं बढ़ती है एब्सिसिक एसिड के कारण। और पेड़ पौधा में फल को पकाने का काम कौन करता है? एथिलीन करता है। याद रखिएगा एथिलीन जो है ना, एथिलीन, इथिलीन होता है ETHYLEN, एथिलीन, एथाइलिन मत पढ़ दीजिएगा। और एसिटिलीन जो है ना, ECETYLEN, एसिटिलीन है। और यह एथिलीन है, सुनो, यह एथिलीन है और यह जो है ना एसिटिलीन है, एसिटिलीन है। ध्यान से समझो, यह एथिलीन क्या करता है? पेड़ पौधा को पका देता है नेचुरली, कोई दिक्कत, मतलब कि फल को पकाता है। वेरी सॉरी, पेड़ पौधा को नहीं, वेरी सॉरी, सऊदी नहीं, वेरी सॉरी। यह जो है ना फल को पकाने का काम किसका होता है? एथिलीन का होता है। और एसिटिलीन क्या करता है? आर्टिफिशियल रूप से फल को पकाने का काम करता है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कार्बाइड बोलते हैं ना। और इससे क्या किया जाता है? फल को पकाया जाता है, कोई दिक्कत। इसके बाद में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन को देख लेते हैं। कहाँ देखे? मिटा दूं थोड़ा सा इसे, चलिए इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। उसके बाद में फिर हम लोग आ जाएंगे हेरिडिटी के ऊपर, छोटा टॉपिक है, और इन्वायरमेंट, और खत्म हो जाएगा। और फिर कल की क्लास में देखेंगे एक नया सीरीज से हम लोग गेसिंग क्वेश्चन को एक आध दूसरी साइंस का चला देंगे। अच्छा रहेगा आप लोग के लिए ही, ठीक है। अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास करिए बाबू। चलिए सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन यह क्या है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन कहने का मतलब होता है कि यह क्या करता है? यह सेक्स को डिटरमाइन करता है। सेक्स बोले तो नर चाहे मादा, ठीक है, उसी को बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। और यह सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वह रोल होता है क्रोमोजोम का, ठीक है, क्रोमोजोम का होता है। अब क्रोमोजोम कैसे होते हैं? तो क्रोमोजोम देखो यह पेयर में होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बता दें कि यह मेल हो गया और यहाँ फीमेल हो गई, ठीक है, नर और मादा। मेल के अंदर क्रोमोजोम जो है ना, मेल के अंदर जो क्रोमोजोम है, ठीक है, क्रोमोजोम क्या होता है? यह रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज का? सेक्स को डिटरमाइन करने में, कोई दिक्कत सॉरी। तो एक होता है ऑटोसोम होता है और एक होता है ऑलोसोम, ठीक है, ऑटोसोम हो गया और ऑलोसोम। और फीमेल के अंदर भी, अच्छा क्रोमोजोम कितना होते हैं? 46 होते हैं। इसी को 23 का पेयर लिखो या 46 क्रोमोजोम लिखो, इसमें भी सेम होता है। जो मेल में होता है वह फीमेल में भी होती है। और इसमें भी ऑटोसोम होता है और ऑलोसोम होता है। अब सुनो कैसे कैसे जो है ना एक साथ मिलते हैं। तो ऑटोसोम जो है ना वह कितना होता है? तो ऑटोसोम जो है आपका यह 44 गो होता है और इसका भी ऑटोसोम 44 गो क्या होता है? सेम होते हैं। जबकि ऑलोसोम जो है ना, इसका पुरुष का X और Y होता है और महिला का XX होता है, कोई दिक्कत। तो यह जब हम लोग फर्टिलाइजेशन, हम लोग नहीं जिसकी शादी विवाह हो गई है, ठीक है, सुनो, तो ऑटोसोम अब होता क्या है ना, फर्टिलाइजेशन के समय किया जाता है ना, या फर्टिलाइजेशन के समय तो नेचुरल है, ऑटोसोम बाबूजी से 22 गो और यहाँ पर फीमेल से 22 गो, तो 22 और 22 मिल करके क्या आ जाता है? 44 ऑटोसोम बच्चा में भी आ जाता है। और यहाँ से देखिए बाबूजी से X आएगा और महिला से भी X आएगा, हमेशा पेयर में ही आएगा ही। तो X और X मिल करके क्या बना देगा? लड़की बना देगा, गर्ल जन्म लेगी। तो देखो 44 यहाँ पर 22 इससे मिला और 22 इससे मिला, कोई दिक्कत। तो 22 मिल करके 44 और 2 यहाँ पर, तो 44 और 2 46 हो गया। और X क्रोमोजोम क्या होते हैं? मिलते हैं ना, तो लड़की का जन्म होता है। और उसके बाद में बाबूजी का Y क्रोमोजोम और यहाँ से महिला का X क्रोमोजोम जब मिलता है ना, तो बच्चा का जन्म होता है, बॉय का जन्म होता है। तो लड़का कैसे जन्म लेता है? बाबूजी का Y क्रोमोजोम और महिला का X क्रोमोजोम यह जब मिल जाता है ना, तो लड़का जन्म लेता है। और बाबूजी का X क्रोमोजोम और महिला का X क्रोमोजोम यह मिलता है ना, तो लड़की जन्म लेती है, कोई दिक्कत। कभी कभी होता क्या है ना कि बाबूजी का दोनों क्रोमोजोम आ जाता है, कोई दिक्कत, दोनों क्रोमोजोम आ जाता है तो 47 बन जाते हैं। और इस घटना को सिंड्रोम बोला जाता है। सिंड्रोम बीमारी होते हैं और सिंड्रोम भी कई तरह से होते हैं। पटाउ सिंड्रोम होते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है ना कि क्रोमोजोम में क्या होता है? इरेगुलरिटी को हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम क्या होता है? पटाउ सिंड्रोम कहाँ से दिक्कत हो जाता है? पटाउ सिंड्रोम में होता है ना, तेरे को पटाऊं, वो पटाने की बात नहीं कर रहे हैं।
पटाऊ, तेरे को पटाऊ, तो 13वां क्रोमोसोम का जो पेयरिंग होता है ना उसमें गड़बड़ियां आ जाती है, इसीलिए पटाऊ सिंड्रोम का वह बेचारा शिकार हो जाता है। तो खैर ये सब नहीं पूछेगा और आपका रिप्रोडक्शन में इतना काफी है, ठीक है। अच्छा जुड़वा बच्चे थोड़ा सा देख लो, ट्विंस बेबी क्या होता है, ठीक है। ट्विंस बेबी में क्या होता है ना कि यह जो है ना आपका क्रोमोसोम है, अर्थात स्पर्म है, क्रोमोसोम नहीं स्पर्म बोलिए। स्पर्म में टेल का होना जरूरी होता है, टेल है, यह मिड पार्ट है और इसके बाद में यह हेड है, ठीक है। स्पर्म में टेल का होना जरूरी होता है, अर्थात जिसके स्पर्म में टेल नहीं रहेगा कोई दिक्कत, उसका स्पर्म यूटेरस में जाने के बाद फेलोपियन ट्यूब में जाएगा ही नहीं, अर्थात वह सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के बाद भी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। अर्थात टेल जो होता है ना स्पर्म में, वही स्पर्म को आगे बढ़ाने का काम करता है। कोई दिक्कत यूटेरस में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है प्रोसेस है कहाँ पे होता है महिला में, तो वह फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, उसी को ओविडक्ट बोला जाता है। तो ट्विंस बेबी कैसे हो जाता है, तो कभी कभी देखो यह एक अंडा है, इसको हमने बोल दिया ओवम, और यहाँ पर एक साथ जो है ना दो स्पर्म इंट्री कर जाते हैं, दो स्पर्म इंट्री कर जाते हैं, तो इसी से क्या हो जाता है, जुड़वा बच्चे जन्म लेता है, ट्विंस बेबी लेता है। तो दो स्पर्म कभी कभी एक ओवम से मिल जाता है तो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दरमियान निषेचन के फलस्वरूप जो है ना कई सारे स्पर्म निकलते हैं और कई सारे ओवम निकलते हैं, लेकिन कोई एक ही स्पर्म एक ओवम से जा करके मिलता है। कोई दिक्कत, तो एक स्पर्म और एक ओवम मिलेगा तो जाइगोट बनेगा और उसमें एक बच्चा जन्म लेगी। यदि दो स्पर्म और एक ओवम मिल जाएगा तो उसमें दो बच्चा जन्म लेगा, लेकिन दोनों बच्चा का चेहरा अलग होगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना कि दो ओवम जो है ना इस तरह से एक साथ होते हैं और एक स्पर्म इसमें क्या होता है एंट्री मार जाता है, तो इसमें भी जुड़वा बच्चे जन्म लेंगे। कोई दिक्कत, जुड़वा बच्चे जन्म लेंगे, लेकिन इसमें चेहरा क्या होगा, मैच करेगा। कोई कोई बच्चा कहता है कि सर मान के चलिए चार गो से मिल जाएगा, तो बाबू 4 गो होगा, समझने वाली बात है। जय गो से मिलेगा उतना बच्चा बना देगा, लेकिन यह जो है नेचुरली जो है ना 99% में देखा जाता है ना कि एक स्पर्म एक ओवम से मिलता है। बहुत रेयर केस में जुड़वा बच्चे और 3-4 बच्चे निकलते हैं, मतलब होते हैं जो भी, सॉरी। देखिए तो समझ में आई बात, तो यह रिप्रोडक्शन का पार्ट था। अब हम लोग हेरिडिटी को देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत, अब हम लोग देखते हैं हेरिडिटी को। जीवन में कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम रिप्रोडक्शन को जरूर पढ़ लो, जीवन भर काम आएगी। चलिए रिप्रोडक्शन, यह टॉपिक बच्चा को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है। कभी कभी तो इसमें होता है ना कि कॉन्ट्रैक्शन डिवाइस का भी पूछ देता है यूजेज, कि कॉन्डम का यूज कहाँ पर करते हैं, तो यह सब नहीं होता है। मेलाडी, कॉपर टी, यह सब टैबलेट करता क्या है, कॉपर टी जो है ना गर्भ निरोधक गोलियां होती है जो अनचाही फर्टिलाइज से बचाने का काम करता है महिलाओं को, वही कॉपर टी लेती है, ठीक है। कॉपर टी मतलब दवा है, चाय वगैरह मत समझ जाना, ठीक है। नहीं तो मेलाडी होता है, तो मेलाडी होता है अनचाहे गर्भ से बचाता है। उसके बाद में कॉन्डम, कॉन्डम क्या करता है, यह भी अनफर्टिलाइज से बचाता है, मतलब अनचाहे गर्भ से बचाता है। जिसको मान के चले फर्टिलाइज करने के बाद बेबी को गर्भ में नहीं पालने का मन है, तो क्या करता है, वह कॉन्डम का प्रयोग करता है। या कॉन्ट्रैक्चुअल डिवाइस होते हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग बीमारी से बचने के लिए भी किया करते हैं। हम लोग ना जिसकी शादी भी हो गई है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, HIV और एड्स, ठीक है। तो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, और इस वायरस से क्या होते हैं, एड्स होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। एड्स बीमारी है, HIV वायरस का नाम है। तो यही सब बीमारी से बचाने के लिए या बचने के लिए क्या करता है, कॉन्डम का प्रयोग करता है। यह सब STD ना है जी, STD बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और यह कैसे होते हैं, तो डायरेक्टली एक दूसरे के सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं ना, कांटेक्ट में नहीं, सेक्सुअल रिलेशनशिप कांटेक्ट में आते हैं, तो यह सब बीमारी फैलता है। कोई दिक्कत, एड्स वगैरह, तो एड्स कैसे होता है, HIV वायरस के कारण होता है, एड्स बीमारी है, ठीक है। यह ऐसा बीमारी है कि दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस। कोई दिक्कत, चलिए तो ये सब बात को नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर, ठीक है। हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी का मतलब होता है ना कि ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है
एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी को बोला जाता है हेरिडिटी। अर्थात माता पिता का गुण जो है ना वह बच्चे में देखने को मिलता है। ठीक है, किसके कारण मिलता है? तो ट्रेड्स के कारण मिलता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई कोई कहता है कि यह अपन बाबूजी पर गया है। ठीक है, बाल जो है किससे मिलता है? जिससे मिले, मतलब कि आंख, उसके बाद में नाक हो गया, कान हो गया, हाइट हो गया, यह सब जो है ना एक दूसरे से क्या होता है? मिलता है। ठीक है, तो माता पिता का गुण जो है ना वह बच्चे में देखने को मिलती है, इसी को कहा जाता है हेरिडिटी। और क्यों दिखती है? तो इसका रेस्पॉन्सिबल कारण बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना आपका जो किताब देता है वह जीन देता है। कोई कोई डीएनए भी बताता है, तो गलत नहीं है बाबू, जीन भी ठीक है, डीएनए भी ठीक है। तो सर ऑप्शन में आएगा तो कौन मारेंगे? तो पहला सवाल बताइए, यह नहीं पूछेगा। और पूछेगा तो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जीन मारिएगा, यदि जीन ऑप्शन में नहीं है तो डीएनए मारिएगा, अगर सभी है तो डीएनए और जीन दोनों होगा, दोनों को मारिएगा यदि दोनों है तो। समझ में आ रही है बात? डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। ठीक है, इसीलिए तो हम सबका शरीर बनने में माँ के गर्भ में 9 महीना का समय लग जाता है, डीएनए होता है ना। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, हेरिडिटी क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स होता है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ट्रेट्स का क्या होता है? ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में। यही कारण है कि माता पिता का गुण बच्चे में देखने को मिलता है। और यह 2 तरह के होते हैं। ट्रेट्स जो है ना वह कितने तरह के होते हैं? तो ट्रेट्स जो है वह 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स, कोई दिक्कत? उसके बाद में दूसरा होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। सुनो, एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है? तो ध्यान से बात को समझिए, तब तक मैं इंक को डालते रहूंगा। ठीक है, इंक को, और उसके बाद में बताते रहूंगा। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स कहने का मतलब होता है ना कि वैसा जो बच्चा खुद डेवलप कर लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। और उसके बाद में इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है? तो इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है ना कि माता पिता का गुण बच्चे में जो आते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे कि हाइट हो गया, उसके बाद में आपका बॉडी फिटनेस, ना ये नहीं एक्वायर्ड ट्रेट्स होगा, चेहरा हो गया, कोई दिक्कत? तो यह सब क्या है? आपका इनहेरिटेड ट्रेट्स है। चेहरा, बाल का कलर, यह सब किससे मिलता है? तो या तो माता से मिलेगा, नहीं तो पिता से मिलेगा, कोई दिक्कत? तो इसको बोला जाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। अर्थात माता पिता का गुण जब बच्चे में चला आता है माता पिता से तो उसको बोला जाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। और उसके बाद में जो अपने से बच्चा डेवलप कर लेता है ना उसको बोला जाता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, तो जो तुम सब हंस रहे हो, ठीक है, जो कुछ सोच रहे हो, तो खुद तुम जो है ना खुद डेवलप किया है, इसी को बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स। कोई दिक्कत? तो एक्वायर्ड ट्रेट्स में एग्जांपल में लिख लो क्या? एजुकेशन हो गया। तो किसी किसी को देखोगे ना कि माता पिता अनएजुकेटेड होते हैं, अशिक्षित होते हैं, लेकिन उसका बच्चा जो है ना वह बहुत स्मार्ट होता है पढ़ने लिखने में, चेहरा से नहीं। ठीक है, एजुकेशन। उसके बाद में बॉडी फिटनेस वगैरह सीधे पूछ देता है कि कौन ट्रेड्स है। बॉडी फिटनेस हो गया, उसके बाद में म्यूजिक हो गया, कोई दिक्कत? ईटीसी। उसके बाद में इनहेरिटेड ट्रेड्स में क्या होता है? जो बच्चा का गुण, माता पिता का गुण बच्चा में स्वयं चला जाता है। जैसे कि हाइट हो गया, आई कलर हो गया, ठीक है, स्किन कलर हो गया। बच्चा यदि माता पिता करिया है ना, माता भी काली है और पिता भी काली है, जो भी हो माँ होती है। ठीक है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तो मैं ऐसा गलत वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी समझिए, यदि माता पिता जो है ना जिस रंग के होंगे तो बच्चा भी जो है ना उसी रंग के होगा। या हम नहीं कहते हैं, हाथ जोड़ करके माफी चाहते हैं भाई। ठीक है, मैं किसी के ऊपर अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझिए बात को। तो यह जो है ना क्यों? तो यह जो है ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स होता है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? इसी को इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। तो माता पिता यदि काले हैं तो बाल बच्चा भी जो है ना, मतलब उसके सन और डॉटर वह भी क्या होंगे? काले होंगे। ठीक है, और जो स्मार्ट है तो वह भी स्मार्ट होगा, कोई दिक्कत? तो वही तो आएंगे, तो ग्रेगर जोहान मेंडल साहब बताएंगे। और इस पर सबसे पहले जो है ना वह एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट जो थे वह आपका
ग्रेगर जोहान मेंडल थे, ठीक है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने क्या बताया, तो चलो हम लोग मेंडल एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इसको मिटा दे, आराम से अच्छा से दिखाता हूं मेंडल एक्सपेरिमेंट को कि मेंडल भाई साहब ने क्या बोला था, ठीक है। तो ध्यान से समझिए बात को कि मेंडल ने क्या बोला था और किसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सीधा सवाल पूछा था या पूछता भी है कि मेंडल ने अपने लैब में कौन सा प्लांट्स का क्या किया था, उपयोग किया था या लिया था। मेंडल्स अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा पौधा को चूज किया था, तो मटर के पौधा का चूज किया था। अब सवाल सीबीएसई पूछता है ना कि क्यों किया था, तो चलो क्यों किया था और क्या इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा, तो हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। तो चलो मेंडल एक्सपेरिमेंट मेंडल साहब ने क्या बोला। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट ने जो है ना, यह सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस हेरिडिटी के ऊपर काम करने का काम किया, ठीक है। हेरिडिटी का काम करने का मतलब हेरिडिटी के ऊपर जो है ना, यह अध्ययन करने का काम किया, ठीक है। और इन्होंने अपने लैब में या एक्सपेरिमेंट में इन हिज एक्सपेरिमेंट पी प्लांट सिलेक्टेड, ठीक है। तो खाली लिखता हूं कि पी प्लांट्स जो है ना वह क्या किए थे, सिलेक्ट किए थे। पी प्लांट्स जो है ना वह सिलेक्टेड किए थे। क्यों सिलेक्ट लिए थे ना, तो सुनो, इससे पहले अब सवाल पूछ देगा कि वाई मेंडल चूज द पी प्लांट्स इन हिज एक्सपेरिमेंट, तो बता दीजिएगा बिकॉज हैव शॉर्ट लाइफ एंड देयर आर ऑब्जर्व मैनी ऑब्जर्वेशन या देयर आर ऑब्जर्व मैनी फेनोमिनन, ठीक है। यह क्या करते हैं, बहुत सारे फेनोमिनन को देखते हैं और जनरली यह 7 वैरायटी को यह देखें, ठीक है। 7 वैरायटी फॉलोइंग बोल दिए, 7 वैरायटी कोई कोई बोलता है, उससे दिक्कत नहीं है। तो मेंडल साहब जो है ना वह मटर का पौधा क्यों लिए, तो मटर का पौधा इसलिए लिए क्योंकि इसकी लाइफ जो है ना वह शॉर्ट होती है और अधिक से अधिक फेनोमिनन को देखने को मिलता है। और नहीं तो मान के चलिए कि यदि कोई हम ले लेते हैं व्यक्ति के ऊपर और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक आध पीढ़ी के बाद जो तो हम ही समाप्त हो जाएंगे, तो कहाँ से ऑब्जर्वेशन देख पाएंगे, कोई दिक्कत। जैसे कि मान के चलो कि हम लोग का जो पूर्वज जो है ना, होता ही है भी कि हम लोग का पूर्वज जो है वह आदि मानव से आया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही बात, होमोसेपियंस आदि मानव, ठीक है। अब आदि मानव से आए हुए हैं तो आप आज से 7 पीढ़ी पीछे चले जाइए, आज से 7 पीढ़ी 7 जनरेशन पीछे चले जाइए और आप अपना चेहरा मिलाइए और 7 जनरेशन पहले दादा के दादा से मिलाइए आप, ठीक है। तो आपका चेहरा और उसका जो दादा के दादा का चेहरा, वह दोनों का क्या हो जाएगा, एक बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगी। और यही डिफरेंस जो है ना देखे कौन, तो मेंडल साहब देखे किस पौधा के ऊपर, तो यह जो है ना पी प्लांट्स मटर के पौधा के ऊपर लेकर के ऑब्जर्वेशन किए। और क्या देखे से चलिए दिखाता हूं। पहला बात बाबू, मटर के पौधा का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, विज्ञान की भाषा में साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो पाइसम सटाइवम होता है। याद रखिएगा, कभी कदाल पूछ देता है पाइसम सटाइवम, बच्चा इतना ही नहीं याद रखता है। एक बच्चा पढ़ता था हमसे, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, वह कह रहा है, एक ही सवाल बार बार पूछता था हमसे, ठीक है, कि आदमी का साइंटिफिक नाम क्या होता है। उसको बार बार बताते थे होमोसेपियंस होता है, लेकिन वह बार बार एक ही चीज वह पूछता था, ठीक है। तो खैर होमोसेपियंस होता है, राना टिग्राना मेढक का होता है, फ्रॉग का। पाइसम सटाइवम होता है मटर के पौधा का। ओराइजा सटाइवम होता है धान का। मेलियस बॉस इंडिकस गाय का होता है। उसके बाद में पैंथरा लियो लायन का होता है। पैंथरा टिग्री टाइगर का होता है, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं। मैंगी फेरा इंडिका मैंगो का होता है, ठीक है। बॉस फैमिलीज कैनाइंस यह बिल्ली का होता है। तो कितना हम बताते चले, ये सब पूछेगा भी नहीं, कोई दिक्कत। और यह कैसे नामकरण देते हैं, तो यह अलग एक टॉपिक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर देते हैं, ठीक है। रॉबर्ट बिटेकर नहीं, कार्ल लिनियस, ठीक है, क्या कहे थे, और यह प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को कैसे बांटे थे, तो यह सब नहीं अभी आपको जानना है। तो पी प्लांट्स क्या किए थे, सिलेक्ट किए थे और 7 वैरायटी को इन्होंने क्या किया था, देखा था। 7 वैरायटी में क्या क्या देखा था, तो सबसे पहले देखा था कलर ऑफ सीड, सीड का कलर। सबसे पहले सीड का कलर देखा जब इन्होंने मंडल साहेब ने एक्सपेरिमेंट किया मटर के पौधा पर, ठीक है। मटर के पौधा पर तो बोया था ग्रीन और हो गया कैसा, येलो, ठीक है। तो यह देखो कि ग्रीन बीज जो है ना किस में कन्वर्ट हो गया, येलो में हो गया। वही तो जनरेशन से हम चेंज करके बता रहे थे अभी,
ठीक है, तो यह कलर ऑफ सीड हो गया। उसके बाद में साइज या शेप लिख लो, शेप ऑफ सीड हो जाएगा। ठीक है, शेप ऑफ सीड, बीज का आकार भी छोटा हो गया, पहले कुछ बड़ा था अब क्या हो गया, छोटा हो गया। ड्वार्फनेस हो गए, राउंड से ड्वार्फनेस हो गई, दब गया। ठीक है, उसके बाद में तीसरा इन्होंने देखा कि कलर ऑफ पॉड। ठीक है, कलर ऑफ पॉड, पॉड का मतलब क्या होता है, फल्ली। ठीक है, खल्ली नहीं बोल रहे हैं, पॉड मतलब होता है फली। ठीक है, फली उसका जिसमें बीज होते हैं उसी को फली बोला जाता है। तो कलर ऑफ पॉड, ठीक है, हरा से बदल गया, येलो कलर का हो गया। उसके बाद में चौथा साइज ऑफ पॉड। ठीक है, साइज ऑफ पॉड, पहले बड़ा बड़ा था अब छोटा छोटा हो गया पॉड की साइज। उसके बाद में अगला कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर की कलर भी क्या कर गए, चेंज कर गए। ठीक है, ग्रे से पर्पल हो गया, ग्रे से हो गया पर्पल, या पर्पल से ग्रे हो गया। समझ में आ रही है बात, यह चेंज कर गया। और उसके बाद में छठा इन्होंने क्या देखा, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जो पोजीशन थी ना वह क्या हो गई, चेंज कर गई, पोजीशन ऑफ फ्लावर। और सातवां इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने देखा हाइट ऑफ प्लांट के देखा। ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट को देखा, हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट की हाइट भी क्या कर गई थी, चेंज कर गई थी। तो यह 7 वैरायटी को देखा, और 7 वैरायटी को देखने के बाद इन्होंने 3 लॉ दिया। ठीक है, मेंडल्स ने 3 लॉ दिया, और इन्होंने क्या किया, 3 लॉ जो है ना वह डिस्क्राइब किया। ठीक है, 3 लॉ को डिस्क्राइब किया, और 3 लॉ को डिस्क्राइब किया तो क्या क्या किए, तो पहला आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ध्यान से समझ लो बाबू, यह आपका VVI है, मेंडल एक्सपेरिमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा हो गया लॉ ऑफ सेग्रेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ सेग्रेशन, ध्यान से समझते चलिए, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, निर्भर नहीं हो, उसी को इंडिपेंडेंट बोला जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, असॉर्टमेंट, बात समझ में आ रही है। तो 3 लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात समझ में आई। अब सवाल उठता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या होता है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है। तो इसको हम मिटा दें और दिखाते चले, तो ध्यान से समझते चलिए, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेता हूं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब ठीक ठाक है, अभी तो 47 मिनट ही हुआ है। ठीक है, 1.5 घंटा का हम क्लास लेते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक तो है ही, आराम से समझ में आएगा। मेंटल एक्सपेरिमेंट के बाद 10 से 12 मिनट में ख़त्म कर देंगे इन्वायरमेंट वाला, और उसके बाद में कल की क्लास में आपका हो जाएगा साइंस का पूरा, यह 5वां लेक्चर ना है, पूरा शॉर्ट रिवीजन। अपने आप में चैलेंज होता है बाबू। 5 लेक्चर में हमने क्या किया, फुल बायोलॉजी, आपका फुल बायोलॉजी बोल रहे हैं, फुल साइंस पढ़ा दिया, कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किसको, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस देखते हैं। और डोमिनेंस में भी सबसे पहले देखेंगे क्या, तो हम लोग देखेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। तो सुनो, हेडिंग लगा लीजिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हुआ, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहला बात कि हमने टॉल ले लिया प्लांट। ठीक है, टॉल के लिए हमने बोला टी हमेशा जीन कैसे होगा, तो जीन जो है ना वह पेयर में होता है। जीन का मतलब क्या होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए मेल और फीमेल को। ठीक है, धागानुमी संरचना होता है, 3 लाइक स्ट्रक्चर। खैर ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी समझिए यह जीन को हम लोग कैसे लेते हैं, पेयर में लेते हैं। क्रोमोजोम पेयर में भी ना होता है, पेयर में ही होता है। तो यह टॉल के लिए टी बोला, और ड्वार्फ के लिए क्या बोले, ड्वार्फ के लिए हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी बोला। अब सवाल उठता है कि यहाँ से हम लोग जब इसको क्रॉसिंग कराएंगे ना, तो एक कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी आएगा। ठीक है, तो सुनो, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है क्या, कि जब हम लोग 2
जीन को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग कराते हैं, तो ठीक है, दो डिफरेंट जीन हमने ले लिया, एक आपका जो प्रभावशील है और एक जो अप्रभावशील है, मतलब कि जो क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, दूसरा अनइफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वह क्या होगा, जो है नेक्स्ट पीढ़ी में दिखेगा, कोई दिक्कत, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। जस्ट लाइक कि एग्जाम्पल से समझो, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं। जैसे कि मान के चलो कि आप है और आपकी शादी हुई, यदि आप लंबे हैं और आपकी शादी जो है ना वह बौनी से हो जाती है, कोई दिक्कत, मतलब छोटे गर्ल्स से हो जाती है, तो आप क्या करिएगा, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद जो आपका बच्चा आएगा ना फर्टिलाइजेशन के बाद, तो आप लंबे हैं तो बच्चा का मतलब कि जो आप लंबे हैं ना, तो जो लंबा किया है हाइट को, वह जीन क्या करेगा, उस बच्चे में जाएगा और वह बच्चा भी लंबा होगा, ठीक है, बच्चा भी क्या होगा, लंबा होगा। तो जो आपका प्रभावशील जो डिफेक्टेड है वह जीन क्या करेगा, आपके बच्चा में दिखेगा, और जो आपका अनडिफेक्टेड है वह छिप जाएगी, अर्थात आपकी जो थी, ठीक है, प्रिय, वह छिप जाएगी, कोई दिक्कत, नटी नहीं दिखेगा बच्चा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आई बात, बोलो। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो देखो इसका जो है ना कैपेबल ज्यादा है स्मॉल टी से, तो यह कैसा होगा, लॉन्ग होगा, लंबा होगा, कोई दिक्कत। तो यही आप अपने ऊपर ढाल लीजिए कि यदि लंबा लंबा है तो प्योर तय है कि लंबा होगा, नाटा नाटा है तो नाटा ही होगा। और उसके बाद में यदि मान के चलिए आप नाटे हैं और वह लंबी मिल गई, ठीक है, तो जिसका आपका जीन रेस्पॉन्सिबल होगा वह नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होगा, दिखेगा, लेकिन जीन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। या ध्यान से समझिए बात को, उस बच्चा का जीन जो है ना वह डिफरेंट होगा। तो जो फिजिकली दिखाई देंगे उसको जीनोटाइप बोलेंगे, और जो फिजिकली नहीं दिखाई देगा उसको फिनोटाइप बोलेंगे, ठीक है। एकदम प्यार से समझते चलो, अपने आप बायोलॉजी इंटरेस्टिंग है जी। जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है, कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप का मतलब होता है ना कि दोज विच फिजिकली ऑब्जर्व इन नेक्स्ट जनरेशन, कोई दिक्कत, उसी को हम लोग, बट द जीन आर डिफरेंट। ध्यान से समझिए बात को, जो फिजिकली क्या होते हैं, दिखते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, जबकि जीन क्या होता है, अलग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। तो लिख दे यहाँ पर कि फिजिकली क्या होता है, फिजिकली नेक्स्ट जनरेशन में यह ऑब्जर्व होता है, नेक्स्ट जनरेशन में फिजिकली ऑब्जर्व होता है, फिजिकली ऑब्जर्व इन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, वह दिखते जाता है, कोई दिक्कत। अब मान के चलो जिसकी शादी विवाह जो है ना, यह भी बेचारा इतना बड़ा है, वह भी उतना ही बड़ी है, ठीक है, 4 फीट, और वह भी 4 फीट का, तो बचवा भी 4 फीट का ही रहेगा, एकदम तय है। और यदि 4 फीट का नहीं हुआ तो गड़बड़ है बाबू, ठीक है, तब तो बहुत बड़ा दिक्कत है, घोर अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिनोटाइप, और फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है ना कि जो फिजिकली नहीं दिखाई दे, कोई दिक्कत, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फिनोटाइप। डू नॉट ऑब्जर्व फिजिकली, ठीक है, जिसको फिजिकली नहीं देखा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको किसको समझ में नहीं आई, ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको नहीं समझ में आई फिर से समझिएगा, पीछे की तरफ वीडियो को ले जा करके, कोई दिक्कत, वो सोच रहा होगा कि फिर से समझाएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रेशन, सुनो, लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या है। अब डोमिनेंस के बाद जो है ना, यह जीन क्या होंगे, आजादी से अलग हो जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे और अलग होकर के जिएंगे। कैसे जिएंगे, तो इंडिपेंडेंट जिएंगे, अर्थात जो बचवा में आपका जीन गया हुआ है सेग्रेट होकर के, वही तो बोल रहे थे कि जीन अलग हो गया बाबू, ठीक है, इसको लॉ ऑफ सेग्रेशन कहेंगे। और यह जब जीन अलग हो गया, और अर्थात आप अपने बच्चा को शादी करिएगा दूसरा बच्ची से ही, ठीक है, तो जब वह अपना निर्माण करेगा ना प्रोडक्ट को, बाल बच्चे को, ठीक है, तो उसका भी जीन क्या हो जाएगा, सेग्रेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो इसको लॉ ऑफ सेग्रेशन कहेंगे। और कैसे रहेगा, तो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट अलग होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात, इसी को बोला जाते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे कि मान के चलो तुमने क्या किया, मुस्काई, ठीक है, उसके बाद में मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो उसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है, ठीक है, सबको देख के मुस्काती है, तो तुम समझोगे यार ले 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 हमारा देख के मुस्का रही, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में तुम अपने घर वाली बनाया, ठीक है, अच्छी बात है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब उसके बाद में बाल बच्चा उससे प्रोडक्ट आपका आएगा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद में तुरंत आपको क्या होगी, काम उम करने के लिए भेजेगी ही,
आपको अलग कर देगी। समझ में आ रही है बात? तो सेग्रेशन, और उसके बाद में नहीं कमाइएगा तो समझिए रहे हैं बात को, आपको लात मार करके चल जाएगी और आपको कहेंगे कि आप अपना देखो। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। चलो उसके बाद में अगला, अब हम लोग देखते हैं मोनोहाइब्राइड क्रॉस और उसके बाद में डाई हाइब्राइड क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखते हैं। जीनोटाइप जो फिजिकली दिखाई दे, जीनोटाइप, ठीक है, और फिनोटाइप जो फिजिकली नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो चलो हम लोग इसमें मोनोहाइब्राइड रेशियो वगैरह पूछता है और डाई हाइब्राइड कैसे करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए देखो, मोनोहाइब्राइड पॉलिनेशन, मोनोहाइब्राइड, ठीक है, क्रॉसिंग, मोनोहाइब्राइड क्रॉसिंग कैसे करते हैं? जैसे देखो, हमने क्या किया, टॉल टॉल लिया, ठीक है, कैपिटल टी लिया, पेयर में लेंगे और इसको हमने बोल दिया टॉल। प्यार से समझो कैसे लिखा रहे हैं और कैसे बता रहे हैं, टॉल, और उसके बाद में यहाँ पर ले लिया हमने ड्वार्फ है, ठीक है, टॉल टॉल, यहाँ ड्वार्फ को हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी बोल दिया, कोई दिक्कत? तो यहाँ से जब क्रॉसिंग कराएंगे तो एक टी आएगा इसमें से और एक टी इसमें से आएगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब दो गो है ना, तो कैसे करोगे, 4 गो बॉक्स बनाओगे। 2 गो आएगा तो कै गो बॉक्स बनाओगे बाबू? 4 गो बनाओगे। आराम से बना लिए। किसको किसको यहाँ तक नहीं समझ में आया? ठीक है। पूछता है, खूब पूछता है। एक टी को यहाँ लिखो और इसको यहाँ लिखो और फिर यही वाला यहाँ पर लिख दो। यह प्रोबेबिलिटी का रूल चलता है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ध्यान से समझिए बात को, मैं ऑलराउंडर हूँ, ध्यान से समझो, सब बताऊंगा क्या होता है नहीं होता है। यह टी और टी मिल करके कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। यह आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा और यहाँ टी टी। सुनो, यह देखो कि आपका लंबा था और बौना था, ठीक है। एक कंडीशन में आपका दोनों बौना हो गया जी, ठीक है, दोनों बौना हो गया। ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी एकदम तय है कि यह लंबा होगा ना, यह लॉन्ग होगा, कोई दिक्कत? और यह लॉन्ग होगा, लेकिन कैसा लॉन्ग होगा? अशुद्ध होगा, प्योर लॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। कुछ लॉन्ग होगा, कुछ नाटा रह जाएगा। तो इसको हमने क्या बोला, प्योर लॉन्ग होगा तो प्योर लिख दिया शुद्ध, और इसको इम्प्योर लॉन्ग होगा, कैपिटल टी है ना, तो जिस जिन का ज्यादा कैपेबल है वह नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा। इसी को तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो यह इम्प्योर हो गया, नहीं तो नीतीश कुमार जी से बायोलॉजी पढ़ के आना, खूब बढ़िया पढ़ाते हैं। सुनो, यह प्योर हो गया और यह इम्प्योर हो गया, और यहाँ पर भी यह कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, आएगा, लेकिन कैसा? इम्प्योर होगा, क्योंकि माता पिता में से दोनों दिख रहे हैं ना, इसमें तो दोनों लॉन्ग दिख रहा है, एगो लॉन्ग एगो शॉर्ट दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इम्प्योर बोल रहे हैं। और यहाँ दोनों शॉर्ट है, तो यहाँ पर प्योर कैसा होगा? डॉर्फ होगा, नाटा होगा। तो यहाँ पर प्योर क्या होगा? डॉर्फ होगा। तो जीनोटाइप का रेशियो क्या आएगा? जीनोटाइप का रेशियो आएगा जो फिजिकली दिखता है। तो क्या दिखता है? लंबा दिखा एगो, कोई दिक्कत? 2 गो इम्प्योर देखा, लंबा दिखा लेकिन कैसा दिखा? इम्प्योर दिखा, ठीक है। और उसके बाद में एगो प्योर बौना दिख रहा है, तो यहाँ पर यह, तो 1:2:1 आ गया इसका जीनोटाइप रेशियो। और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? तो फिनोटाइप रेशियो होता है ना कि जो फिजिकली नहीं दिखता है। तो बाबू यहाँ पर भी लॉन्ग है, यह लंबा है, यह भी लंबा है और यह भी लंबा है, तीनों लंबा है, लेकिन किसके कारण हो रहा है नहीं पता, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? फिनोटाइप। तो कै गो हो गया लंबा? 1 2 3, तो 3 हो गया। और बौना कै गो हो गया? एगो। तो क्या हो गया? 3:1 इसका क्या हो गए? रेशियो हो गए। उसके बाद में यह बात समझ में आई। अब डाई हाइब्राइड क्रॉस को दिखाते हैं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक है। अब डाई हाइब्राइड क्रॉस इसका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में फूड चेन इन्वायरमेंट वगैरह को देखेंगे और उसके बाद में बायोलॉजी आपका समाप्त, द एंड हो जाएगा, पूरे बायोलॉजी समाप्त क्लास 10th के बेसिस पे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं डाई हाइब्राइड क्रॉस को, ठीक है। डाई हाइब्राइड HYBRID होता है, डाई हाइब्राइड क्रॉसिंग। सुनो, डाई हाइब्राइड क्रॉसिंग में क्या होता है? तो राउंड के लिए हमने क्या लिया? राउंड के लिए कैपिटल R ले लिया, ठीक है। हमेशा कैसे लेते हैं? तो हमेशा लेते हैं हम पेयर में लेते हैं। और ड्वार्फ के लिए हमने क्या लिया?
तो ड्वार्फ के लिए हमने ले लिया स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर ले लिया। और यहाँ इसी तरह से येलो के लिए हमने क्या लिया, YELLOW, येलो के लिए कैपिटल वाई ले लिया। और उसके बाद में पर्पल के लिए क्या लिया, येलो लो और ग्रीन ले लेता है कोई कोई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई ले लिया। अब सुनो कैसे कैसे जो है ना यहाँ से आपका काम होगा, राउंड और ड्वार्फ है। तो सुनो कैसे यहाँ से होंगे काम जो भी हो। तो यहाँ से आर से एक वाई यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा आर वाई, और यहाँ से आर आएगा, ठीक है, और यहाँ से एक स्मॉल वाई आएगी। तो यह 4 बन गया ना, 1 2 3 4। तो हमने क्या बताया है, 2 रहे तो 4 बॉक्स बनाना और 4 रहे तो स्क्वायर करके 16 बॉक्स बनाना। तो 16 बॉक्स बाबू यहाँ पर बना दो, कोई दिक्कत। यहाँ से 16 बॉक्स बना रहे हैं, 3 हो गया, 1 2 और यहाँ पर बना दिए, चलो 10, ठीक है, 16 बॉक्स बन गया, 1 2 3 4। अब यह वाला क्या करो, यहाँ पर जो है ना लिख डालो। अब कैसे लिखोगे इसका भी रीजन समझिए, आर वाई आया तो इसका थोड़ा सा क्रॉसिंग करो, कोई का अपना अपना मेथड होता है, फिर से इसको लगा देगा जैसे तैसे। ध्यान से समझो, यहाँ आर है लिख दिया, 4 गो बॉक्स है, 4 गो बना दो, ठीक है, बना दिया 4 ठो बॉक्स। एक यहाँ लिखो आर, यहाँ वाई है तो वाई लिखो, फिर आर लिखो और वाई लिखो। बात समझ में आई, ध्यान से समझो कैसे लगाएंगे, नहीं तो हालत बिगड़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ आर हो गया कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर यहाँ से देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई और यहाँ से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा ना। अब यह 4 गो है, यहाँ पर लिख डालो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई और यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यही वाला नीचा भी कर दो, एकदम देखो प्यार से बता रहे हैं, इसका रेशियो भी लिखना बड़ी आसान होगा। यहाँ पर आर हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई और फिर वहाँ देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं, यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, क्या क्या लिखाएंगे, आर 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 वाई आर आर आर, ठीक है, आर आर वाई आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसी तरह से वाई आर कैपिटल आर स्मॉल आर वाई आर, ठीक है, और यहाँ वाई आर एक बार में ऐसे लिख दो। अब फिर यह वाला उतार दो, वाई आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह से आर वाई यहाँ पर उतार दो, ठीक है, और फिर ऊपर वाला उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से उतार दो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कोई दिक्कत। फिर इसी तरह से कैपिटल वाई स्मॉल वाई सब में लिख दो, लिखना बड़ी आसान होता है, कोई दिक्कत। फिर यह वाला यहाँ उतार दो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यह क्या बन गया, इसका देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस बन गया। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखो यह राउंड है और यहाँ पर डॉर्फ है, तो यह राउंड वाला नेक्स्ट पीढ़ी में दिखेगा ना, तो यह कैसा होगा, राउंड होगा, ठीक है। तो जो दिखेगा जीनोटाइप और जो नहीं दिखेगा उसको फिनोटाइप। तो जीनोटाइप का यहाँ रेशियो कितना होता है, तो इतना समुद्र मंथन करने से अच्छा है कि रट जाइएगा, 9:3:3:1 होता है, ठीक है, यह रट जाइएगा 9:3:3:1। अब इसमें ऑब्जर्व करते रहो, कोई दिक्कत, यह बनाने के लिए भी दे देता है। तो जीनोटाइप का रेशियो कितना, 9 3 12 3 15 116, ठीक तो है, यह 16 को होगा टोटल, कोई दिक्कत। तो जीनोटाइप जो फिजिकली दिखाई देता है उसको जीनोटाइप 9:3:3:1। और फिनोटाइप क्या होगा, 1:2:1:4:2:1:2:1, ठीक है। गिनो तो 16 को हो गया, 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 2 6 4 10 2 12 1 13 2 15 1 16, ठीक है। तो यह क्या आ गया, फेनोटाइप का रेशियो आ गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग आता है, कोई दिक्कत। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इन्वायरमेंट को दिखाते हैं, इकोसिस्टम को। चलो मिटा दे। अब हम लोग देखते हैं किसको,
इकोसिस्टम को देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। आपका हेरिडिटी समाप्त हो गया, ठीक है। अब इकोसिस्टम को देखते हैं। डीएनए वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, याद रखिएगा कि हम सब में डीएनए होते हैं, ठीक है। डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म याद रखिएगा। और आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप बाय द यूनिट ऑफ सेल या यूनिसेल, ठीक है, या सिंगल सेल, जो बोलना है बोलिए। उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव बोला जाता है, अमीबा, ठीक है। तो यह सब क्या होता है, आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और अपने आप को तुरंत क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। तो आरएनए डीएनए जो है ना, अपने आप में एक अलग टॉपिक होता है, यह सब नहीं पूछेगा बाबू। तो याद रखना है, थोड़ा सा फुल फॉर्म वगैरह पूछता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए होता है डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एड्स वगैरह का कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और एचआईवी होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ये सब बीमारी होते हैं, सेक्सुअली बीमारी होते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल पर तो हम बायोलॉजी थोड़ी बता रहे हैं कि हर एक बात को चलो उसको बतंगर बना करके खींच दे। अभी आपको अच्छा से अच्छा नंबर लानी है, जानकारी शेयर करने नहीं आए हैं, इसलिए ध्यान से समझिए बात को। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कहने का मतलब यह बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, 5वां चैप्टर है, ठीक है, बायोलॉजी में। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जहां पर बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से रिलेशन में हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। तो बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। कनेक्ट टुगेदर मतलब एक साथ क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसी को सर्वाइव करते हैं या रहते हैं या एक साथ हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। तो इसमें देखो मुद्दे की बात, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। एबायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है ना, हम सब मैन मतलब ह्यूमन लिख दो, ह्यूमन लिख दो, एनिमल लिख दो, ठीक है, पेड़ पौधे लिख दो, ट्री लिख दो, यह सब क्या है आपका, जिसमें जान होता है, प्राण होता है, उसी को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और अबायोटिक सवाल पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक, और ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझो। तो ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, ट्री, यह तब आपका बायोटिक कंपोनेंट है। और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? तो अबायोटिक कंपोनेंट होता है आपका सनलाइट हो गया, पूछा हुआ सवाल है कि सनलाइट बायोटिक है कि अबायोटिक है, तो अबायोटिक है, सनलाइट हो गया। उसके बाद में एयर हो गया, कोई दिक्कत, स्मेलिंग वगैरह हो गया, स्मेलिंग हो गया। उसके बाद में लकड़ी हो गया, वुड, लकड़ी बोल रहे हैं, लड़की ना बोल रहे हैं, वुड, ईटीसी, ठीक है। इसी को बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें बच्चा से पूछ देगा कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम बताओ और सबसे छोटा इकोसिस्टम बताओ, और सरफेस का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बताओ, हालत खराब हो जाएगी। जो अपने आप को होशियार समझ रहा है ना, ठीक है, हालत खराब हो जाएगी। बताओ बाबू, कमेंट करो ना। इकोसिस्टम जो है ना, वह बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है? तो छोटा इकोसिस्टम जो है ना, जल की एक बूंद होती है, ठीक है। कभी बादल जो बरसे ना देखूं तुझे आंख भर के, जो भी हो भर के देखो, ठीक है। तो समझो बात को। तो बूंद एक जो होता है ना, वाटर की बूंद, वह होती है आपका स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम। और जो बड़ा इकोसिस्टम, लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है ना, वह समुद्र होता है। सरफेस का आपका जो है ना बड़ा इकोसिस्टम जो है ना, वह घास के मैदान होते हैं। कोई दिक्कत? घास के मैदान होते हैं सरफेस का इकोसिस्टम बड़ा। अब इसमें आता है इकोसिस्टम में फूड चेन के बारे में। सुनो कि फूड चेन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला लैंग्वेज जो है ना, वह आपका मायने नहीं रखता है, आप किस बोर्ड से पढ़े हैं मायने आपकी जानकारी रखती है, ठीक है। तो हम तो मैक्सिमम बात तो आपका इंग्लिश में ही बता रहे हैं, बहुत हिंदी कम, हिंदी तो यूज बहुत कम नहीं के बराबर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए तो करना पड़ेगा ही। तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन जो है ना, एक सीरीज को दर्शाता है कि आखिरकार यह फूड जो है ना कैसे ट्रांसफर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म से। तो चैन क्या होता है? चैन का मतलब होता है इट इंडिकेट द सीरीज टू फूड पासेड वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर या वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, कि भोजन जो है कैसे पास कर रहा है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है फूड चैन।
इस वर्ड में ही छिपा हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात। तेरे को कहा ढूंढा बंदा, ना तो मैंने क्रियाक्रम में, ना ही जुग बैराग में, खोजी हो तो तुरता ही मिले पल भर की तलाश में। ठीक है, यह सुना है ना। तो फूड चेन, तो इसी में क्या होता है, छिपा होता है फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है, फूड कैसे जाता है एक चेन से दूसरे चेन में, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे जाता है। तो आओ सिखाते हैं कैसे जाता है। जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका ग्रास, ग्रास बोले तो घास। ठीक है, उसके बाद में इस घास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा। ग्रास हॉपर बोले तो क्या होता है, ग्रास हॉपर को टिड्डा बोला जाता है, टिड्डा, राम जी के सुग्गा। ठीक है, कौन कौन इसको राम जी के सुग्गा बोलता है। ठीक है, जो जी के सुग्गा बोलो, ध्यान से समझिए। तो ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा। और ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, तो ग्रास हॉपर को जो है ना, यह मेढक खाएगा, फ्रॉग खाएगा, मेढक। ठीक है, कौन कौन मानता है कि मेढक को, बेंग को मारेंगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। ठीक है, अच्छा है कि गूंगी मिलेगी, नहीं तो टर टर करते रहेगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो यह ग्रास हॉपर, यह फ्रॉग, मेढक। ठीक है, एक बच्चा था ना, वह बेचारा का दिल टूटा, जा करके समुंदर में मार रहा था पत्थर। ठीक है, तो जा करके मेढक के प्यारी को लग गई। ठीक है, फीमेल को लग गई, उसका सिर फूट गया। तो मेढक कह रहा है कि तू अपनी वाली के चक्कर में हमारी वाली का सिर फोड़ दिया। अंदर आओ तो बताता हूँ। समझ में आ रही है बात। देखो, तो ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, या फ्रॉग खाएगा, मेढक। और मेढक को कौन खाएगा, तो मेढक को खाएगा स्नेक, सांप खाएगा, भुजंग। ठीक है, सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा, तो सांप को खाएगा ईगल, ईगल, ईगल बोले तो गिद्ध। ठीक है, गिद्ध खाएगा। अब गिद्ध आज के समय में देखो यह क्यों समाप्त हो गए, पूछ देगा कि नाउ अ डेज ईगल आर रिमूव, या ईगल आर नॉट अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर यह जो है ना, नहीं देखने को मिलती है, लेकिन मतलब नहीं के बराबर दिखने को मिलता ही नहीं है गिद्ध। आखिर का कारण क्या है बाबू, तो इसमें हम बायो मैग्निफिकेशन पढ़ाते हैं और तब दिखाते हैं कि कारण क्या है। ठीक है, तो पहले समझते चलिए। ग्रास को खाएगा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल। इस तरह से एक सिस्टम बन रहा है ना, एक चैन बन रही है। इस चैन को हम लोग बोलेंगे फूड चैन। कोई दिक्कत, इस चैन को हम लोग बोलेंगे क्या, फूड चैन बोलेंगे। कोई दिक्कत, जैसे कि ऐसे भी समझाता है कोई कोई, ग्रास ले लो बाबू, और ग्रास के बाद यहाँ पर गोट ले लो, बकरी। ठीक है, ग्रास को कौन खाएगी, गोट खाएगी, बकरी खाएगी, बकरी। ठीक है, और इस बकरी को कौन खाएगा, तो लायन खाएगा। कोई दिक्कत, तो देखो ग्रास हॉपर, उसके बाद में गोट और लायन। अब ये सब नहीं पूछता है अब यहाँ पर कि कार्निवोरस क्या होता है, ओमनिवोरस क्या होता है, हर्बीवोरस क्या होता है, यह सब पहले पूछता था। ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि हर्बीवोरस मतलब कि वैसे जीव जंतु होते हैं जो घास खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, उसको हर्बीवोरस बोला जाता है। और कार्निवोरस होता है ना, कि वैसे जीव जंतु जो मांस मछली खाते हैं। ठीक है, जैसे लायन आपका कार्निवोरस है, डॉग आपका ओमनिवोरस है, और हम सब भी ओमनिवोरस है, दोनों खाते हैं, मांस मछली भी और साग सब्जी भी, उसको ओमनिवोरस कहा जाता है। तो ये सब सवाल थोड़ी पूछता है। ठीक है, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, यह सब पढ़े हो ना। खैर, यह सब बात की बात है। तो यह आपका फूड चैन। अब फूड चैन के बाद आता है फूड वेब। ठीक है, कि फूड वेब क्या होता है, तो चलो फूड वेब को भी समझते हैं। इससे पहले मिटा देता हूं और 1 मिनट का आपको देते हैं ब्रेक। ठीक है, 1 मिनट का देता हूं, 10 सेकंड में आता हूं। चलिए, 1 मिनट का ब्रेक दिया, 10 सेकंड में मैं वापस आ गया। चलो, उसके बाद मैं देखता हूं टॉपिक आपका फूड वेब। ठीक है, कि फूड वेब क्या होता है। फूड वेब, सुनो, फूड वेब क्या होता है। फूड वेब का मतलब होता है कि मैनी स्पेसीज आर इंटरकनेक्शन टुगेदर। ठीक है, बहुत सारे जो जीव जंतु है ना, एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं,
उसी को बोला जाता है फूड वेब। और इसके बाद दिखा देता हूं कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन वगैरह, और तब आ जाएगा आपका इन्वायरमेंट में ओजोन परत खत्म हो जाएंगे। आसान टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, 3 नंबर का तो सवाल आता है। तो फूड वेब क्या होता है, तो फूड वेब होता है इंटरकनेक्शन, या इंटरकनेक्शन वही लिखो, इंटरकनेक्ट बिटवीन, इंटरकनेक्ट मैनी ऑर्गेनिज्म टुगेदर, ठीक है, एक साथ क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, उसी को फूड वेब बोला जाता है। जैसे देखो सॉरी, है क्या, यहाँ पर ग्रास है, ग्रास बोले तो घास। अब सवाल उठता है कि घास को कौन खाएगा, तो घास को जो है ना वह खाने के लिए देखा जाए तो खाने के लिए यहाँ पर तो यह खा सकता है जेबरा भी, ठीक है, जेबरा, दरियाई जेबरा, इसको क्या बोलते हैं, जंगली घोड़ा। और इस जेबरा को कौन खाएगा, लायन खाएगा, ठीक है। ग्रास को खाने के लिए तो कौन खा सकता है, डियर, ठीक है, हिरन भी खा सकता है, और हिरन को कौन खाएगा, लायन खाएगा। अब जेबरा को कौन खा सकता है, ईगल खा सकता है, ठीक है। जेबरा मरने के बाद, ऐसा ना कि जिंदा खाएगा, ठीक है, मरने के बाद ईगल भी खाएगा, और उसके बाद में डियर को भी ईगल खा सकता है ना। तो देखो एक क्या है, इंटरकनेक्ट है एक दूसरे के साथ, इसी को हम लोग बोलेंगे फूड वेब। कोई दिक्कत, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फूड वेब बोलेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद देखो फूड वेब के बाद अगला आता है ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, तो ट्रॉफिक लेवल कहने का मतलब है कि हमने एक ट्रेंगल से समझना चाहा, ठीक है। सबसे पहले जो है ना वह होता है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो है ना अत्यधिक मात्रा में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा आपका फूड वगैरह, ठीक है। जैसे ग्रास जो है ना वह क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, ग्रास प्रोड्यूस हुआ। फिर प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी होता है। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और यहाँ पर टर्शियरी जो है ना वह कंज्यूमर हो गया। अर्थात जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, घटते जाएगी, और इसी से बन जाएगा 10% रूल, ठीक है। तो कहीं से रट करके नहीं लिखना है बाबू, ध्यान से समझते चलो। कोई टीचर विद्वान नहीं होता है, ठीक है, कैसे उसको एक सिस्टम पता है कि कैसे हमको बताना है टॉपिक को, वह भूलेगा ही नहीं, ठीक है। मैं तेज थोड़ी हूँ, हमको सिस्टम पता है, ठीक है, कि कैसे पढ़ाया जाता है। कोई दिक्कत, सिस्टम कैसे पता है, जिसको सिस्टम पता हो गया वो तो कोई चीज को पकड़ लेगा, मतलब कि बता देगा ना, जो भी हो। सुनो, तो 10% रूल, 10% रूल कहने का मतलब कि कैसे कैसे एनर्जी जो है ना ऑर्गेनिजम्स में पास करता है। कोई दिक्कत, तो जैसे देखो यहाँ पर हम कैसे समझाएं, यह ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल होता है ना कि यह लेवल क्या करता है, तो यह लेवल जो है ना बाबू, यह इंडिकेट करता है ना कि हम लोग जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं, अर्थात एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं, तो एनर्जी क्या होता है, कम होते जाता है। जैसे कि मान के चलो 10% रूल के हम कैसे समझाएंगे, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझो कि जैसे ग्रास है, घास है, अब इस घास को बकरी खाएगी, गोट खाएगी, यही ना दिखा रहे थे अभी, और गोट को लायन खाएगा, शेर खाएगा। तो ग्रास में यदि 100% एनर्जी है ना, यदि ग्रास में वह ग्रास को बकरी खाई तो 100% एनर्जी लिया, तो 100% एनर्जी लेने के बाद इसमें ट्रांसफर होकर के कितना जाएगा, 10% ही जाएगा, ठीक है। इसी को 10% रूल बोलते हैं, वही तो आपको दिखाए हैं हम पिरामिड के द्वारा, ठीक है, कि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स में ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे हम लोग एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं तो वह घट जाता है। तो यह देखो सेकेंडरी है, और यहाँ पर यह प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर दिया है। तो कभी कभी फूड चेन दे करके और बाबू पूछ लेता है कि यह किस टर्शियरी में पड़ता है, कि सेकेंडरी में पड़ता है, कि प्राइमरी में पड़ता है, और आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। नहीं समझिएगा ध्यान से तो, ठीक है, मजाक मजाक में लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यह ग्रास है 100%, और यहाँ से 10% एनर्जी चला गया बकरी में, और बकरी को लायन खाया तो लायन का 10%, इसको बकरी का 10% लायन में आएगा, तो 10 का 10% 1% होता है, ठीक है। परसेंटेज का भी वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं, ध्यान से समझो बात को। तो 10% निकालने के लिए एक जीरो पीछे से हटा दो, 1%, ठीक है।
इसी को हम लोग बोलते हैं 10% रूल। तो सवाल उठता है कि बाकी का जो है ना वह एनर्जी गया कहाँ। जैसे कि हम मान के चलिए कि खा रहे हैं क्या, रोटी खाए, तो रोटी खाए तो रोटी से हमको 100% एनर्जी थोड़ी मिलेगा। ठीक है, रोटी में यदि 100% एनर्जी अवेलेबल है तो रोटी से हमको 10% एनर्जी ही मिलेगी, और बाकी का 90% कहाँ जाएगा। जो रिमेनिंग बचा हुआ 90% है, तो आपको इतना देरी से गधा की तरह बोल बोल करके पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एनर्जी नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है। तो 90% एनर्जी हमारा चला गया बोलने में, खेलने में, आप लोग को समझाने में, और 10% एनर्जी हमको बॉडी को मिली। फिर भी अभी ठीक ठाक दिखते हैं, समझ में आ रही है बात? सुनो, देखिए, तो इसी तरह से 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज 10%, नोन एज द 10% रूल। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो में जो एनर्जी है वह ट्रांसफर करता है 10%, उसी को बोलते हैं 10% रूल। और उसके बाद में आता है अगला आपका बायोमैग्निफिकेशन। ध्यान से समझो कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। कि बायोमैग्निफिकेशन, अब इसका 10% तो चला गया, लेकिन बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीजेज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। मतलब क्या कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, हानिकारक सब्सटेंस होते हैं, वह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब जाता है ना, तो वह क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जैसे कि मान के चलो, जैसे कैसे समझाएं, तो सुनो थोड़ा सा ध्यान से, इसको मिटा दें, बड़ा मजा आएगा यह टॉपिक में, कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। जो हमसे लगातार पढ़ा है उस बाबू से जाकर के पूछना। ठीक है, जो अच्छा से पढ़ा, ऐसा नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत कोई पढ़ता है। ठीक है, चलिए, मैग्निफिकेशन अब देखते हैं। बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वो अलग है। ठीक है, कोई कोई तो उसको भी कह देगा ना कि यहाँ से गलत दे है, मैग्निफिकेशन ही है। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन बोला है। जैसे देखो है क्या कि यहाँ पर पानी है, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी का कोई रंग नहीं होता है, पानी कलरलेस होता है, ऐसा नहीं कि जल उजला होता है, गलत हो जाएगा। इसमें बैक्टीरिया है, छोटे छोटे इंसेक्ट है। अब इस इंसेक्ट को कौन खाएगा? मछलियाँ खाएगी। देखो मैं मछली बना दिया, सीखो, मैं हर एक चीज़ बढ़िया से बनाता हूँ। मछली बन गई ना, मैं हर एक चित्र बना दूंगा, भले विचित्र बन जा रहा है वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ से यह मछली है। अब यह मछली क्या होगा, इसमें यदि मान के चलो कि 10% क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। इस बैक्टीरिया में हानिकारक सब्सटेंसेस जो है ना, वह कितने हैं, तो 10% है एक बैक्टीरिया में। अब मछली 10 गो बैक्टीरिया के खा लेगी, तो इस मछली में कितना चला जाएगा टॉक्सिक सब्सटेंस? 100% चला गया हो। ठीक है, 100% चला गया टॉक्सिक सब्सटेंस। और इसके बाद जो है ना, इस मछलिया को कौन खाएगा? या छोटा मछली, स्मॉल लिख दे, छोटा मछली है। ठीक है, और उसके बाद में अगला, ध्यान से समझते चलो, फील जगा देंगे। ठीक है, स्मॉल मछली है। और उसके बाद में जो है ना, यहाँ पर देखो ये विचित्र बन गया है, चित्र नहीं बना है। उसके बाद देखो ये बड़ा मछली है। ठीक है, इसको हमने लॉन्ग मछली बोल दिया, दिख रहा है ना, लॉन्ग है, लंबा है। ठीक है, यह लॉन्ग मछली है, और यहाँ से यह मछली बना दिया, कोई दिक्कत? अब सुनो, यह छोटा मछली को बड़ा मछली सपोज खा लिया, सपोज कह रहे हैं। अब मान के चलो यह जो है ना, आप नहीं, मछली इसको कै गो खा जाएगा? 5 गो। यदि इसको खा लिया, यहाँ छोटे छोटे 5 मछलियाँ को खा लिया, तो 100% एक में है, तो दूसरा में कितना चला जाएगा? 500% जो है ना, वह टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाएंगे इस मछली के अंदर। कोई कहेगा कि 100% हो गए करता है टोटल, वो इतना बेचारा तेज होता है, सबकी कहे की बातें नहीं है। ध्यान से समझो मैं डाटा क्या बनाया। 1% से मानिए ना, 0 इसलिए मान रहे कि ताकि आपको समझा सके, नहीं तो मैथ में तो आप तो आर्किमिडीज है ही, मुझे पता है। देखो 10%, तो 10 गो खा लिया बैक्टीरिया, तो 100% हो गया मछली में टॉक्सिक सब्सटेंस, हानिकारक टॉक्सिक। और उसके बाद में 10 गो
100 में से 5 गो यह मछली खा लिया तो 500% हो गया। और ये बड़ा सा मछली को सब परिवार मिल करके खाया, फैमिली, ठीक है, छोटका छोटकी सब खाएगा मिल करके, ठीक है। यहाँ पर छोटका हो गया, ये छोटकी हो गई, ठीक है, यह सब फैमिली यह मिल करके खाएगा इस मछली को, बड़ा सा मछली को फ्राई करेगा, और फ्राई करेगा तो सब के अंदर 500% जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ना वह बट जाएगी। यदि 10 फैमिली खाएगा तो 50% जो है ना इसमें चला जाएगा टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो 500 जनरली एक गो के दिखाता है, 10 गो के नहीं दिखाता है, तो इसको बोलेंगे कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टार्सियरी। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है ना वह टार्सियरी को होगा। हम भले ही 10 गो दिखा दिए लेकिन आपको एक गो दिखाएगा। देखो यहाँ पर था 10% और आप में गया कितना? 500% चला गया टॉक्सिक सब्सटेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आया बात? अब है इन्वायरमेंट से आपका ओजोन वगैरह स्क्रीन शॉट ले लीजिए, देख लेता हूं टाइम कितना हो गया। बस हम लोग समय पर ही है, 5 मिनट आपका बचा हुआ है और 5 मिनट बहुत होती है, ठीक है। मैंने पूरा अच्छा से समझाने का प्रयास किया है बायोलॉजी से, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन समझ में आई, 10% रूल समझ में आया। अब हम दिखाते हैं किसको? तो अब हम दिखाते हैं इन्वायरमेंट से ओजोन लेयर वगैरह के, ठीक है। फिर उसके बाद में इकोसिस्टम आपका क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। चलिए अब देखता हूं किसको? तो अब इन्वायरमेंट को देखता हूं। इन्वायरमेंट होता है एन साइलेंट है, जो भी हो। साइलेंट वर्ड वैसी वर्ड होती है जिसको लिखते तो है लेकिन पढ़ते नहीं है, जैसे नाइफ के, नाइफ तो कोई थोड़ी पढ़ता है, नाइफ मतलब चाकू होती है। गुड नाइट, KNIGHT नहीं होता, KNIGHT होता है। समझ में आ रही है बात? नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज, के साइलेंट है। इंग्लिश का पेपर हो चुकी है, सब पेपर आसान दे रहा है। इन्वायरमेंट में क्या होता है? तो सबसे पहला बात जो है ना, यहाँ सन है, सूरज है। सूरज से कौन सा निकलता है? देखो इसका भी चित्र मैंने बना दिया, भले ही विचित्र बन जा रहे हैं यह, ठीक है। यह सन है, सन से विटामिन डी निकलता है। सनलाइट से कौन सा विटामिन निकलता है? तो सनलाइट जो है ना, सूरज का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है ना वह विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाते हैं, कोई दिक्कत? तो इन्वायरमेंट, अब इस इन्वायरमेंट में यह सनलाइट जब निकल रही है ना तो इसमें होता है गामा रे। क्या बात है? यह गामा रे और यहाँ पर तुम हो, ठीक है, नहीं तो वह है, जो भी समझिए। और डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा ना इसके ऊपर, सुनो, यह डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा किसी के ऊपर तो क्या होगा? उसको स्किन कैंसर होगा, स्किन डिजीज बीमारी हो जाएंगे। कोई दिक्कत? स्किन डिजीज बीमारी हो जाएगा, स्किन डिजीज बीमारी हो जाएगा, स्किन कैंसर। तो व्हेन डायरेक्टली सनलाइट फॉल्स ऑन द बॉडी देन इट सफरिंग फ्रॉम द स्किन डिजीज नोन एज द स्किन कैंसर। आर यू अंडरस्टैंड? मतलब क्या कि डायरेक्ट यदि सनलाइट पड़ेगा आपके स्किन के ऊपर ना तो आप स्किन कैंसर से पीड़ित हो जाइएगा, ठीक है। तरह तरह के दिखने लगेगा आपका स्किन। इसीलिए यह डायरेक्ट लाइट जो है ना नहीं पड़ता है। और इस डायरेक्ट लाइट को कैसे बचा लेता है? तो इसके ऊपर जो है ना ओजोन लेयर होता है। जैसे देखो होता क्या है, ज्योग्राफी पढ़े हो, यह आपका अर्थ है और इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर और इसको बोलते हैं स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियर, मीसोस्फियर और आइनोस्फियर होता है, एक्सोस्फियर होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल होता है, बहिर्मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इस तरह से चलता है। जो भी मंडल हो इंग्लिश में समझिए। ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, आइनोस्फियर, ट्रोपो, स्टार्टो, मीसो, आइनो और एक्सो होता है। कोई दिक्कत? तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? ट्रोपोस्फियर में बादल वगैरह छाए रहते हैं, कभी बादल जो बरसे ना देखूं तुझे आंखें भर के। कोई दिक्कत? अरे खुदा तू बोल दे बादलों से मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। कुछ नहीं होता है, बारिश होने के पीछे कई सारे रीजन होते हैं। ज्योग्राफी में बड़ा बढ़िया टॉपिक है जी ज्योग्राफी। जितना मुझे फिजिक्स से प्यार है उतना ही ज्योग्राफी से भी प्यार है, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाएंगे ना तो पता चलेगा कि फिजिक्स से लव हो गई और पता नहीं कब हो गई, ठीक है। फिजिक्स बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ट्रोपोस्फियर और इसके बाद में आता है स्ट्राटोस्फियर, ठीक है। तो स्ट्राटोस्फियर में क्या होता है? ओजोन की लेयर होती है। और यह ओजोन का लेयर कैसे बनता है? ठीक है, ओजोन
कैसे बनता है, तो देखो ऑक्सीजन जो है ना, यह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करके O2 बना लेता है, और यह O2 जो है ना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O3 बना लेता है। और यह ओजोन लेयर क्या होता है, तो ओजोन लेयर जो है ना हम सबको डायरेक्ट क्या करता है, सनलाइट से बचा लेता है। सनलाइट से क्या होते हैं, गामा रे निकलता है, और यदि गामा रे निकलता है ना, समझ रहे हो, गामा रे, और ये हमारे बॉडी पे डायरेक्ट पड़ जाएगा तो स्किन कैंसर हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो यह ओजोन लेयर क्या करता है, बचा लेता है। सवाल पूछा हुआ है कि ओजोन की परत को कौन खराब कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC ना होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। एगो फुलौरा कह रहा है कि फुलौरा, सुनो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, यह क्या करता है, ओजोन की लेयर को इफेक्ट कर रहा है। किस किस का, मैडम, मिस, सर, जो भी हो वह बताई है कि ओजोन की लेयर में जो है ना वह छेद हो रहे हैं। गलत है बाबू, ओजोन की लेयर में छेद होगा तो समझ रहोगे। और उसके बाद में बता देगी कि देखो यहाँ पर अंटार्कटिका आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, ठीक है। साइंस के टीचर और मैप की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब नहीं कर सकता है ना, ठीक है। अंटार्कटिका यह अलग कहानी है। देखो ओजोन की लेयर में छेद होना एक अलग कहानी है, मतलब ओजोन की लेयर में छेद नहीं है। ओजोन का जनरली जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो ओजोन की जो लेयरिंग होती है ना वह पतला हो जाती है। ओजोन का लेयर को डाबसन में नापते हैं, कोई दिक्कत, और यही पतला हो जाती है ना तो कहता है सब ना कि ओजोन के परत में छेद हो गए हैं। ना बाबू, छेद नहीं है, उसकी लेयर पतला हो गई है, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो ओजोन की लेयर मोटा होती जाती है, ठीक है। ओजोन की लेयर को डाबसन में नापते हैं। तो यह सब सवाल नहीं पूछेगा, तो याद रखिएगा इन्वायरमेंट से यह सब पूछता है कि ओजोन की लेयर को कौन बर्बाद कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बर्बाद कर रहा है। सनलाइट डायरेक्ट यदि पड़ेगा तो स्किन कैंसर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसीलिए देखोगे ना अभी गर्मी के दिन आ भी गई, तो गर्मी के दिन में देखते हो ना कि यह हमारे इसके ऊपर क्या होता है, स्किन के ऊपर डर्मिस होते हैं, और यह डर्मिस क्या होता है, सेल जो है ना मर जाता है, तो धूप में चलोगे तो काला हो जाओगे। अर्थात जिसका बॉडी काला है ना वह गामा रे ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन जो गोरा है, फेयर कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ रही है बात, उसका कहानी समझ सकते हो, उसको इफेक्ट करेगा, कोई दिक्कत। इसीलिए देखते हो ना पाउडर पर लिखा होता है आया डर्मिकुल का। स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो बनाने वाला कंपनी बुर्बक थोड़ी है, कोई दिक्कत। आया डर्मिकुल का, यह पढ़ना, आया डर्मिकुल का। ठंडा में प्रचार करेगा कभी पाउडर का, नहीं करेगा। ठंडा में वेसलिन का प्रचार करता है, ठीक है। तो कैसे बिजनेस चलती है वो सबको पता है। गंजी जंगिया के ऊपर देखो हीरो का दिखाता है फोटो, कि आपको लगेगा ना कि देखेंगे तो हम भी पहनेंगे तो इसके जैसा ही दिखेगा। ऐसा कोई को थोड़ी दिखाता है कि जिसको टीबी हुआ है, ठीक है। तो जो दिखता है वही बिकता है, समझ में आए है बात। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बायोलॉजी की अंत होती है यहाँ पे और आपका बायोलॉजी समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ। गेसिंग क्वेश्चन कराएंगे साइंस में, जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। 5 लेक्चर हमने क्या किया, कराया साइंस के ऊपर, ठीक है। तो हमने अपने तरफ से क्या किया है, बेस्ट करने का प्रयास किया है, आपको बेस्ट प्रोवाइड कराया है, कोई दिक्कत। तो बेहतर होगा बाबू कि 5 लेक्चर है और सभी लेक्चर 1.5 घंटा से कम का है भी नहीं, तो 5 × 1.5 करेंगे तो 7.5 हो जाएगी। 7.5 मतलब 7.5, मतलब 7.5 बोले तो 8 घंटा मैं मान के चलता हूँ। 8 घंटा आपके पास कितना समय है, तो 2 और 2 4 दिन समय है। यदि एक दिन पर 1 घंटा समय दीजिएगा तो 8 घंटा में फुल साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यह आपका क्या है, लाइफ है। इसके बाद यह जो है ना आपका ठप्पा हो जाएगा ब्रेन के ऊपर यहाँ पर कि जितना नंबर लाइएगा। और इतना हमने क्या किया, अपने तरफ से बेस्ट प्रोवाइड कराया है आपको। जो बच्चा इतना कर लेता है, मैं वादा करता हूँ कि उसका 70+ मार्क्स आएगा 80 में से, कोई दिक्कत। और जो भी आपका प्रैक्टिकल में मिलता है वह मतलब कि 90% सिलेबस को हमने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। यदि 20 सवाल आएगा तो 17-18 मेरा पढ़ाया हुआ में से आएगा, ठीक है। अब हम गेसिंग कराएंगे तो मैं नहीं कह सकता हूं कि गेसिंग लड़ेगा, ठीक है। गेसिंग एक अंदाज होती है, लेकिन इससे मैं वादा करता हूं कि आएगा, क्योंकि मैंने होल सिलेबस पढ़ा दिया। तो देगा कहां से, पूरा साइंस का बुक हमने 5 लेक्चर में पढ़ा दिया, ठीक है। तो जिसका नंबर कम आए उसको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि सिंगल सीट पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। एक सिंगल सीट पेपर आपको फ्यूचर डिसाइड नहीं करना है, करता है। और जिंदगी से मायूस मत होना, यह एक सिंगल सीट पेपर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत कदम कोई बच्चा उठा लेता है, नहीं उठाना है। जिंदगी जीने का नाम है,
इसको हंस करके जिया जाएगा, ठीक है। ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो आना है ही, ठीक है। समझ में आई बात। जिसके जीवन में तकलीफें नहीं है तो अब तो उसका जीवन ही बेकार है, ठीक है। जो तकलीफ को झेल करके परिस्थिति को दबा करके ऊपर चढ़ेगा ना, उसी को मजा आएगा। नहीं तो मान के चलिए कि आप आगे बढ़िएगा तो पीछे का बताइएगा क्या आप, जब कुछ झेलवे नहीं किए हैं। समझ में आई बात। कोई पूछेगा कि आपने कैसे यहाँ तक पहुंचा, तो क्या बताइएगा, आपके पीछे की कहानी ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सक्सेस होइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि मान के चलिए सपोज कि आपकी नंबर नहीं उठती है परीक्षा में, तो मायूस मत होना, ठीक है। यह सिंगल सीट पेपर है, फिर से दोबारा एक अच्छा सीरीज से प्रयास किया जाएगा। सिंगल सीट पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ठीक है। केवल आपका जानकारी मायने रखती है। फॉर्म वह भी बच्चा भरेगा जिसको 90% आया है, और फॉर्म वह भी भरेगा जिसका 3rd डिवीजन आया हुआ है। कोई दिक्कत, तो जिंदगी से मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बस निरंतर मेहनत करिए, मेहनत आप एक दिन रंग ला देगी, ठीक है। मेहनत आपका रंग लाएगी, बिल्कुल रंग लाएगी, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।